तो नमस्कार एवरीवन। आप सबका भारत नीति प्रतिष्ठान की आज की वेबिनार में स्वागत है। और आज की जो वेबिनार का हमने विषय रखा है, लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। इस विषय पर आज हमारे साथ श्री बीएल सोनी जी, भगवान लाल सोनी जी, जो रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक हैं राजस्थान पुलिस से। आप विभिन्न पदों पर रहे हैं और आप एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजीपी पद से राजस्थान में आप रिटायर हुए अभी 31 दिसंबर 2022 में। श्री सोनी राजस्थान के जोधपुर जिले में खारिया खंगार गांव के रहने वाले हैं। आपकी प्राथमिक शिक्षा वही गांव में हुई। उसके बाद आप जोधपुर शहर में महेश शिक्षण संस्थान में आपने बाकी की हायर स्कूलिंग किया और उसके बाद आपने एग्रीकल्चर में, कृषि में आपने ग्रेजुएशन किया और उसी से जुड़े हुए विषय में आपने पीजी किया। और दोनों में, ग्रेजुएशन में और पीजी दोनों में, आपने गोल्ड मेडल लिया यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन लेते हुए। और फिर कम आयु में ही आपका आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। 25 साल की उम्र में आप आईपीएस बन गए। 1988 बैच के आप आईपीएस हैं। और लंबी सेवा करने के बाद, जैसा मैंने बताया, अभी कुछ ही माह पूर्व दिसंबर 2022 में आप रिटायर हुए हैं। अपनी सेवाओं के दौरान आपने विभिन्न पदों पर पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त आपने, हमारे यहाँ मेरे ख्याल से यंग्स होते हैं तो डीएसपी से शुरू करते हैं, डीएसपी, एडिशनल एसपी, फिर एसपी। और वो जो प्रोसेस पूरा करते हुए राजस्थान में आपने पुलिस के विभिन्न पदों पर काम किया। और 5 साल आप सीबीआई में डेपुटेशन पर चंडीगढ़ में भी रहे। और आपके विभिन्न, खासतौर से आतंकवाद के विरुद्ध आपकी कार्रवाइयों के लिए और एंटी करप्शन का ये जो आपका काम है, इन दोनों के लिए आपकी बहुत चर्चा रही, आपको बहुत प्रशंसा भी मिली और पुरस्कार भी मिले अधिकारियों से भी और भारत सरकार से भी। तो पूरा एक आपकी उपलब्धियों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपके सेवा के अंतिम वर्षों में रहा, वह था भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। और उसके लिए आपने, जो डीजीपी रहते हुए, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजीपी रहते हुए, राजस्थान में जो इनिशिएटिव लिए और उसमें आम जनता जितनी सक्रियता से आगे आई और जो कार्रवाइयां हुई और वो जो अनुभव है, आज हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। उनकी क्या सफलताएं हैं, उनमें क्या कमियां रह गई या उनसे और क्या सीख सकते हैं, उसमें क्या सुधार हो सकते हैं। और सबसे बड़ा जो विषय है कि ये लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार हम सभी पूरे भारत में, और कहने में कोई हमें शर्म नहीं होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में भारत की लोक सेवाओं की कोई बहुत अच्छी रेपुटेशन नहीं है। पब्लिक सर्विस में और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनपे तो पूरा एक ठप्पा लगा है कि ये तो भ्रष्ट डिपार्टमेंट ही होते हैं। जिस डिपार्टमेंट में सोनी जी खुद रहे हैं, पुलिस की इमेज कोई बहुत अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इमेज अच्छी नहीं है, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी इमेज अच्छी नहीं है। तो आम जनता का, ऐसी हमारे यहाँ बहुत सारी स्टडीज हुई जिसमें ये पाया गया कि लगभग 62 से 65% लोगों का अपने जीवन में कभी न कभी भ्रष्टाचार से सामना करना ही पड़ता है। और 50% से ज्यादा लोग तो ये कहते हैं कि भाई हमें अपना जो जिनाइन काम करवाने के लिए, सही काम करवाने के लिए भी हमें रिश्वत देनी पड़ती है, या रिश्वत नहीं देनी पड़े तो हमें किसी न किसी से सिफारिश करवानी पड़ती है। तो ये जो हमारे यहाँ सरकारी सेवाओं की कामकाज को जो ढर्रा है बना हुआ है, मेरा यह मानना है कि यह एक अंग्रेजी मानसिकता, अंग्रेज जिस मानसिकता से काम करते थे कि उनको यह लगता था कि भाई हम यहाँ सरकारी नौकरी हम कर रहे हैं तो हम यहाँ से जितना पैसा बना सकें, अधिक से अधिक वेतन हो, अधिक से अधिक भत्ते हो, अधिक से अधिक पेंशन हो, और हम यहाँ राज कर रहे हैं, बाकी ये सब गुलाम है, इनको जितना हम शोषण करके अपने पास पैसा इकट्ठा करें और फिर हम इंग्लैंड वापस जाएं, अपना एंजॉय करें। और वो इंग्लैंड जाने वाले तो चले गए, लेकिन वो जो सिस्टम खड़ा करके गए, तो वो सरकारी कर्मचारी की जो मानसिकता है, वो मानसिकता वैसी की वैसी बनी रह गई कि यार मैं तो अब सरकारी नौकरी में आ गया हूँ, तो मैं बाकी जनता से जितना अधिकार जता सकूं, जितना रौब मार सकूं, जितना पैसे की वसूली कर सकूं और अधिक से अधिक अपने लिए सुविधाएं मांग सकूं, बाकी भारत की जनता भूखी मरे तो मरे। तो ये जो मानसिकता विकसित हुई और उसमें जो शोषण की और लूट खसोट की जो प्रवृत्तियां विकसित होती गई, और जितना हम भौतिकवाद देख रहे हैं उस हिसाब से बड़ा आश्चर्य है कि आज भारत की आधी आबादी, जो निचला हाफ है,
उसकी वार्षिक आय 53,000 रुपए मानी जाती है कि भाई आपका जो बॉटम 50% की वार्षिक आय है, वो औसत वार्षिक आय वो 53,000 रुपए है। और मेरे ख्याल से एक सरकारी कर्मचारी की अगर थोड़ा बहुत भी अगर छोटी पोस्ट पे भी है, कुछ साल की भी सर्विस है, तो मेरे ख्याल से उसकी मासिक आय 53,000 से ऊपर होती है। तो आप समझ सकते हैं कि देश की आधी आबादी है वो एक साल में जितना कमाती है उससे ज्यादा हम सरकारी कर्मचारी को हर महीने तनख्वाह दे रहे हैं, उससे ज्यादा ही दे रहे हैं, मिनिमम उतना हम दे रहे हैं। उसके बावजूद जो भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति और जो लूट खसोट की प्रवृत्ति है, इवन मतलब गरीब से गरीब, आज सुबह ही मैं हमारे घर में जो काम करती है मेड, बिहार की लड़की है, उससे पूछा मैंने कि तुम सरकारी कोई योजना से तुम्हें कोई लाभ हुआ, घर कुछ बना? तो उसने कहा कि हाँ सर, घर तो बना, लेकिन घर बनाने से, घर बनाने के पैसे देने से पहले अधिकारी से 12,000 रुपए ले गया। अब उसकी इतनी गरीब स्थिति है कि उसके पिताजी का कोई गलत आंखों का ऑपरेशन हो गया, उनको दिखाई नहीं देता, छोटा भाई मेंटली रिटार्डेड, मदर कोई काम नहीं कर सकती, वो बच्ची यहाँ आके घरों में झाड़ू पोछा करके घर पे पैसा भेजती है, उनसे खर्चा चलता है। उनसे भी सरकारी कर्मचारी सिर्फ सरकारी योजना के जो घर बनाने का जो पैसा देना होता है, वो पैसा देने का वादा करके भी 12,000 रुपए ले गया, पैसा नहीं दिया, आधा पैसा दिया, आधा पैसा फिर भी वो खा गया। तो ये जो मानसिकता है हमारे सरकारी व्यवस्था की, तंत्र की, इस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, इस भ्रष्टाचार पे कैसे नियंत्रण हो? आंकड़े ये कहते हैं, स्टडीज कहती हैं, अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि भारत को हर वर्ष 5% जीडीपी का सीधा सीधा नुकसान होता है सरकारी कर्मचारियों के लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार के कारण। राजनीति का जो भ्रष्टाचार है वो तो बहुत ही हाई लेवल पे है, और वो राजनीति का भ्रष्टाचार का बहुत ज्यादा असर लोक सेवाओं में भी पड़ता है। लेकिन आज अगर कोई राजनीति में या कहीं भी, मैं तो कहता हूँ राजीव गांधी ने भी कहा और आज भी है कि दिल्ली से कुछ योजना बनती है गरीबों के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, पर्यावरण के लिए, किसी भी काम के लिए दीजिए, उस योजना का किस तरह से डिस्टॉर्शन करके उससे किस तरह से लूट की जाती है नीचे के स्तर पर, उसका कहीं कोई और जवाब नहीं है। और सबसे ज्यादा मैं एक देखता हूँ कि ये जो भ्रष्ट कर्मचारी होते हैं, इनका एक हमेशा एक्सक्यूज होता है, अरे साहब वो तो इतना अमीर हो गया, वो इतना पैसा कमा रहा है। अरे भाई, वो इतना पैसा कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ और कर रहा है, वो आम गरीब आदमी के घर से लूट के पैसा नहीं ले जाता है। आपको जो काम मिला है वो आप काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सड़क पे कोई सब्जी भी बेच रहा है, कोई अपना ठेला लगा के बैठा है, कोई सड़क पे जूते ठीक करने के लिए बैठा है, उसको भी आप डंडा मार के उससे आप वसूली करते हो। मैं यहाँ दिल्ली में कई बार मैंने देखा कि एक मार्केट लगते हैं, छोटे छोटे वीकली मार्केट भी होते हैं, बड़े मार्केट्स भी हैं, वहाँ स्ट्रीट वेंडर्स बैठते हैं। तो म्यूनिसिपलिटी की गाड़ी आएगी, एमसीडी की, उठा के सारा सामान ले जाएंगे, उनके बर्तन होंगे तो फेंक देंगे, सब्जियां होगी तो सड़क पे बिखरा देंगे। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं कि हम, हमारा हफ्ता नहीं आया, हमारा पैसा नहीं आया, तो हम तुमको किसी को कोई काम नहीं करने देंगे, भले ही तुम ईमानदारी से अपना पेट पालने की भी कोशिश कर रहे हो, हम तुमको ईमानदारी से भी अपने गरीब परिवार का पेट नहीं पालने देंगे। ये जो प्रवृत्तियां बनी हैं, इन सब पे रोकथाम कैसे हो सकती है? इसमें सरकार के कुछ प्रयास हैं, कुछ कानून बने हैं, कुछ विभाग बने हैं, और ऐसे ही एक विभाग का और बड़ा लंबा श्री सोनी जी का अनुभव रहा है। तो आज हम उनसे सुनना चाहेंगे कि आपका क्या अनुभव रहा, कैसे हम कर सकते हैं। हम ये सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार कोई नई प्रवृत्ति नहीं है, बहुत पुरानी रही है। चाणक्य ने भी लिखा है कि भाई सरकारी कर्मचारी तो उस मछली की तरह है जो पानी में रह के कितना पानी पी जाता है तो पता नहीं चलता। तो भ्रष्टाचार की प्रवृत्तियां तो मनुष्य का जो स्वभाव है रहेगी, लेकिन कितना हम नियंत्रण कर पाए और कम से कम आम जनता को, गरीब जनता को उसका नुकसान हो, देश का विकास हो सके। जो 100 रुपए का काम है वो सरकारी व्यवस्था 500 रुपए में करती है, तो वो 500 रुपए का काम कम से कम हम उस पर नियंत्रण लगा के 100 रुपए का आप 125 में कर लो। 500 रुपए तो मत करो, आप टैक्स पेयर से इतना पैसा लेते हैं और उसका आप इस तरह से वेस्टेज करते हैं, तो कैसे उस पर नियंत्रण हो? क्या उसके लिए कानून है, क्या व्यवस्था है, क्या इनिशिएटिव है? तो मैं निवेदन करूंगा श्री भगवान लाल जी सोनी, आईपीएस, सर आप थोड़ा हम इस पे प्रकाश डालिए, आपका जो अनुभव है। मैं तो कह रहा एक नागरिक के नाते और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते अलग ढंग से बोल सकता हूँ, लेकिन आपने तो उसको वाकई में उस पर नियंत्रण लगाने के उपाय किए हैं, और उपायों में कितनी सफलता है, कितनी उसमें कमियां हैं। तो सर, सॉरी सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू कुलदीप जी। मैं आपका और आपकी फाउंडेशन का आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। मैं सभी यहाँ पर जो बहुत एस्टीम्ड
प्रतिभागी जो अभी सुन रहे हैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। लोक सेवक की डेफिनेशन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दे रखी है और उसकी सरल बात अपन ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो सरकार से, चाहे वो भारत का केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या उसके उपक्रम हो, उनसे नियमित कोई तनख्वाह लेते हैं या कुछ अंशदान लेते हैं या कोई सुविधा लेते हैं, तो अगर वो कुछ भी सरकारी खजाने से अगर कुछ भी ऑनरेरियम के रूप में भी लेते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हैं, नॉमिनेटेड हैं या अपॉइंटेड हैं, तो वो लोक सेवक की श्रेणी में है। इस पे प्रश्नोत्तरी में कोई अगर कोई किसी के क्वेश्चन होगा तो उसमें जवाब दूंगा, बट मोटे तौर पे लोक सेवक की डेफिनेशन है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है, मैं बहुत सिंपल यही कहना चाहूंगा कि उसका बहुत मल्टीपल इफेक्ट। हम ये समझें कि हमारी आय 100 करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी कलेक्शन विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न रिसोर्सेज हमारी होनी चाहिए थी 100 करोड़, लेकिन वो हमारी कलेक्शन की जो मशीनरी है या उसमें, तो वो उसमें इस तरह से है कि हम उसमें से सिर्फ 60 या 65 या 70 करोड़ तक वसूल कर पाते हैं। हमें हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे 100 करोड़ खर्च करने हैं, हमें सड़क बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनानी है, तो ये दूसरा फैसेट है कि उसमें से सिर्फ 60 या 70 करोड़ ही वास्तविक काम में लग पाता है, बाकी चीजें हो जाती है। और तीसरा जो पहलू मोटे तौर पे मैं एक्सप्लेन करने में इसको जनरली यूज करता हूँ कि जो 100 लोग काबिल हमारे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेलेक्ट होने चाहिए, रिक्रूट होने चाहिए, भ्रष्टाचार के कारण उनमें से जो सबसे अच्छे डिजर्विंग या कोई भी कम से कम 30-35 उठ जाते हैं और बाकी लोग सिफारिश की वजह से आ जाते हैं। तो भ्रष्टाचार का मल्टीपल इफेक्ट है, इसका एक पैरेलल इकोनॉमी है, एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन है। और अब जिस तरह के आयाम आने लगे हैं हमारे बारे में, पहले लोग मंथली लेते थे, हफ्ता लेते थे, अब यहाँ तक बातें आ गई क्योंकि बहुत वोलेटाइल समय है, कब किसका, कोई किसकी सरकार कैसे हो जाए, कोई किसकी बदली कब हो जाए, तो लोग दिन प्रतिदिन के हिसाब से लेना शुरू कर रहे हैं। तो इस पे अंकुश बहुत जरूरी है और इस पे अंकुश लगाने के कई सारे तरीके हैं। कुछ तरीके हमने, हमारा एक बहुत लिमिटेड स्कोप है एक एंटी करप्शन एजेंसी का, बट क्योंकि मैं अब एक आम आदमी के रूप में हूँ और मैं देखता हूँ कई जगह पर जाकर के, सड़क पे खड़े होके या कहीं टोल पे खड़े होके, कहीं पर भी, तो वहां दिखता है ये। और इस पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन, पैरेलल इकोनॉमी के साथ साथ जो सबसे बड़ा जो हमारा नुकसान हो रहा है, वो हमारी इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। आज हमारे लोगों में इतना असंतोष है, वो इसलिए है कि हम कुछ कहते हैं, हमारे महत्वपूर्ण जो लोग हैं वो कुछ कहते हैं, तो लोग उसको बिलीव नहीं करते। लोग सोचते हैं कि ये किसी न किसी मोटिव से कह रहा होगा। तो मैं सीधे उन एफर्ट्स की तरफ जाना चाहूंगा कि हम किस तरह से इस पे नियंत्रण कर सकते हैं। भ्रष्टाचार कितना व्यापक है, आप सभी उससे परिचित हैं, आप सब लोगों ने अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत तौर पर और अपने सामाजिक तौर पर भी आपने देखा होगा कि इसका क्या असर है। तो इसको कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं सीधा आना चाहूंगा। सबसे पहला जो है वो, हमारी प्रक्रियाएं बड़ी जटिल है। प्रक्रिया अगर सरल हो, मैं गांव का आदमी हूँ और मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है कि नौकरी के लिए मुझे मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना है, तो अगर उसकी प्रक्रिया इतनी सरल हो कि मैं वहां जाऊं, वहां बोर्ड पे लिखा हुआ हो कि आपके पास अपना राशन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपके गांव के सरपंच का या गांव के वार्ड पंच का कोई एक छोटा एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि मैं उस गांव के उस वार्ड का रहने वाला हूँ और ये मेरा वोटर आईडी है, कुछ भी कुछ मांग ले। तो अगर वो प्रक्रिया सरल हो जाए, तो जो भी हमको गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी करनी है सिटीजन्स को, वो हैसल फ्री हो सकती है। हमने प्रक्रियाओं को इतना जटिल कर दिया। हम किसी भी दफ्तर में जाते हैं, चाहे कलेक्टर के यहाँ जाएं, चाहे हम किसी सामाजिक कल्याण अधिकारी के यहाँ पर जाएं, तो सबसे पहला इसका जो हम विभिन्न केसेस की इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं कि जहां पर प्रक्रियाएं सरल हो गई, वहां पर भ्रष्टाचार का स्कोप कम रहा। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दूसरा बहुत महत्वपूर्ण एक आयाम है जिससे कि कंट्रोल भ्रष्टाचार बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। हम सभी ने देखा पुराने जमाने में जब रिजर्वेशन कराते थे, तो
लाइन में लगना पड़ता था और हर बर्थ के लिए अलग से पैसे लगते थे। जब से ऑनलाइन हो गया सारा, आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आपका रिजर्वेशन आपको अपने आप सीट नंबर उसी दिन मिल जाएगा हाथों हाथ। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से आपको पैन कार्ड बनाना, आपको कुछ नहीं, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, आप अपना डिटेल्स भेजें, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आपका पैन कार्ड बन के आ जाएगा। आपको किसी व्यक्ति से संपर्क करने की जरूरत नहीं होती। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी का, जो भी कुछ करें तो वो ओपन कॉमन प्लेटफॉर्म पे मौजूद हो, वो कहीं सीक्रेट नहीं हो। सीक्रेट तो सिर्फ जो देश की सुरक्षा से संबंधित या कोई विशेष विषय वस्तु है वो सीक्रेट हो, बाकी हर आम व्यक्ति को क्या किस तरह से उसको सर्विस या गुड्स मिल सकती हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीका हो, तो हर व्यक्ति उसको देख सके और सबके लिए समान आधार हो। देन जो हमने देखा कि आम जन हमारा कानून के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है, उसको और उसकी उस इग्नोरेंस का फायदा उठाते हुए लोग उसको भ्रष्टाचार की तरफ आकर्षित करते हैं, लोग उसको बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैंने जीवन में ये करते हुए देखा कि साहब ये तो डिप्टी साहब मेरे से 50,000 रुपए मांग रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को फास्ट करने की, तो ये तो साहब उनकी फीस है। अरे भाई कोई फीस नहीं होती, अगर फीस है तो उनको बोलो कोई रसीद देंगे। बोलो साहब रसीद तो नहीं होती, लेकिन हमको तो ये था कि साहब इतना बड़ा अफसर है, इतने स्टार लगे हुए, सरकारी गाड़ी लेके बैठा हुआ है, तो हम जाएंगे तो कुछ तो फीस लगती होगी। तो आम जन को जागरूक करने की जरूरत है कि आपकी सेवा के लिए सरकार के विभिन्न अंगों को रखा गया है, जिनको फीस सरकार देती है, उनको तनख्वाह देती है, उनको भत्ते देती है, उनको गाड़ी देती है, सब कुछ। तो आम जन हमारा जागरूक बहुत कम है। हमने जो हमारी जो कुछ सफलताएं हुई, मैं आगे थोड़ा सा अगले में विस्तार से बताऊंगा कि हमने आम जन में इतनी जागरूकता करने का प्रयास, बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए हम, लेकिन जितने भी हुए जिस कारण से कि हमारी एसीबी को हिंदुस्तान के नंबर 1 एसीबी होने का एक गर्व मिला, उसका ये था कि हमने जागरूकता करने की कोशिश, आम जन को जागरूक करने की जरूरत है कि आपको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए वो आपका हक है, आप सिटीजन हैं, एंड सबसे बड़ा वीआईपी वी द पीपल ऑफ इंडिया है। तो ये उनको अगर जागरूकता होगी, उनको कानून के प्रावधानों की जानकारी होगी कि मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, ये मेरा राइट है, और मैं इन 3 कागजों के साथ अगर एसडीएम के पास जाता हूँ और वो बनाता है, तो वो मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहा, वो काम कर रहा अपना, उस जिस काम के लिए लगाया गया है। जो सेवा वो लेना चाहते हैं उसकी सरल जानकारी आम जन को हो और पात्रता के स्पष्ट नियम हो कि कौन इसके पात्र हैं, जिससे कि उसको वही पता चल जाए कि अगर मैं पात्र ही नहीं हूं तो फिर मैं इस स्कीम में क्या करूं। और हमारे जो सिस्टम्स हैं वो इंडिविजुअल बेस्ड नहीं होकर के सिस्टम बेस्ड हो। अभी एक बहुत बड़ी चर्चा हमारे यहाँ पर चल रही है, बहुत सारे जिले बन रहे हैं, जिले बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, मैं उसकी मेरिट डिमेरिट पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें इस तरह के रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स खड़े करके जिसमें कि एक जिले में 60-60, 70-70 जिला स्तरीय अधिकारियों को लगाओ, उनके लिए ऑफिस बनाओ, उनके लिए घर बनाओ, एक नया, एक पूरा का पूरा, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। आपने कभी गूगल का कोई जिला दफ्तर, पंचायत दफ्तर या कोई ब्लॉक लेवल का दफ्तर देखा? और हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, कहीं निकलते हैं आम आदमी तुरंत गूगल खोलता है और मुझे जाना है खारिया खंगार, उसमें डालता है, गूगल कुछ नहीं पूछता, वो आपका बस वो आपको आपकी उस पर पात्रता होनी चाहिए कि हाँ आपने उसको अपलोड अपने मोबाइल में ले रखा है। हम इस तरह से पब्लिक डिलीवरी की जो सर्विसेज हैं उनको यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह से करें कि हम जो यूज कर रहा है उसकी आईडी हमारे पास जरूर हो, जिससे कि हमें ये रहे कि वो अगर उसका दुरुपयोग करे तो हम उस आईडी से, उस फोन नंबर से या उस वीपीएन से या उस जो जिस नेटवर्क से वो जुड़ा हुआ है उस नेटवर्क से हम उसको कनेक्ट कर पाए। तो हम जो हमारी बेसिक यूनिट्स ऑफ गवर्नेंस है, मैं गांव का रहने वाला और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब तक हम गांव के अंदर ग्रामीण व्यवस्था को, वहां के पटवारी को, वहां के ग्राम विकास अधिकारी को, जब तक हम उसको एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक हम उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, जब तक हम उसको पूरी उस गांव की सारी समस्याएं, गुड्स एंड सर्विस की डिलीवरी की समस्याओं का समाधान करने का जब तक उसको ऑथराइज नहीं करेंगे, जब तक उसको पूरी तरह से एम्पावर नहीं करेंगे, तब तक ऊपर से भेजी हुई चीजें लिमिटेड तरीके से पहुंच पाएगी। तो हमें बेसिक यूनिट्स ऑफ गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए, ग्राम पंचायत
और नगर पालिका वार्ड, और उसी को केंद्र बना करके गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करनी चाहिए, क्योंकि वो लास्ट एंड पर है, तो वो जानता है सारी वहां की सारी परिस्थितियों को, तो उसको वहां पर चीट करना मुश्किल काम होगा, उसके साथ करप्शन करना मुश्किल काम होगा। फिर हम अगर किसी भी व्यक्ति को कोई गुड्स एंड सर्विसेज अगर डिनाई कर रहे हैं कि भाई हाँ हम आपका पासपोर्ट नहीं बना सकते, तो उसको ये अधिकार है नागरिक के नाते कि रिजेक्शन के कारण बताएं। तो अगर वो रिजेक्शन के कारण हम बताएं, हम कोई भी व्यवस्था में कहीं पर भी एंटर करते हैं कि मुझे ये चीज ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, मुझे कोई कुछ भी सर्विसेज और गुड्स की जरूरत है, और अगर मुझे वो डिनाई होती है, तो मुझे उसका पता लगना चाहिए कि मुझे डिनाई क्यों किया गया है, रिजेक्शन किस कारण से हुआ, जिससे कि मैं समझ सकूं कि मैं पात्र नहीं हूं। अगर मैं पात्र हूं तो फिर कहीं भ्रष्टाचार के कारण या किसके कारण मुझे ये चीज नहीं मिली है। जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वेस्ट के लिए कोई भी सिटीजन गवर्नमेंट के किसी भी लोक सेवा के पोर्टल पे या किसी भी लोक सेवा के ऑफिस में या किसी भी लोक सेवक अधिकारी के पास जाकर के अपनी एप्लीकेशन देता, अपनी रिक्वेस्ट देता है, तो वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं वो इतने संवेदनशील और इतने ट्रेंड हो कि वो उस एप्लीकेशन को पढ़ के और बता सके उस समय कि आपकी एप्लीकेशन में ये कमी है, आपके पास आपके गांव का डिटेल नहीं है, आपकी वोटर आईडी नंबर नहीं है, जिससे कि कम से कम उसकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो, जिससे कि उसको फिर आगे भ्रष्ट रस्तों से गुजरना नहीं पड़े। तो ये बहुत जरूरी है। और इन सब के लिए टाइमलाइंस हो, एसओपीज में टाइमलाइंस हो कि अगर मैंने कोई अप्लाई किया है तो मेरे को इतने दिनों में उसका जवाब मिलेगा। अगर वो कोई क्वेरी रेज करेंगे तो मैं उस क्वेरी की 3 दिन में रिप्लाई करूं तो मुझे 7 दिन में उसका रिप्लाई मिलेगा। जब तक हम टाइमलाइन नहीं करेंगे, हम देखते हैं सचिवालय, हम पुलिस मुख्यालय और सचिवालय के बीच में हम कई बार देखते थे कि हमारी फाइल नहीं निकलती थी। तो एक बार मेरे को ऐसे ही मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला और मैंने ऐसे ही हंस के कहा कि आपके हमारे फाइल के हमारे ऑफिस के बीच में डिस्टेंस 1 किलोमीटर से कम का है, लेकिन 35 दिन से निकल नहीं रही है, तो इस गति क्या है? तो हमें कोई ना कोई टाइम लाइन, करप्शन सबसे बड़ा ब्रीड तभी होता है जब डिलेज होते हैं, जबकि हमारी एप्लीकेशंस पे, हमारे सिटीजन की रिक्वेस्ट पे कोई निर्णय नहीं लिया जाता। तो ये तो जनरल बातें थी। लोक सेवक के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि आदमी जब भर्ती होता है तो उस समय उसका मनस्थिति ये होती है कि मैं कुछ भी कर लूंगा, 8 घंटे नहीं साहब 12 घंटे काम कर लूंगा, आप 12,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, मैं 10,000 में ही कर लूंगा और मैं सैटरडे संडे को भी काम कर लूंगा, मुझे तो नौकरी चाहिए। उस समय वो उस मनस्थिति में होता है। तो ऐसा क्या है जो कि कंफर्म होते ही 2 साल के बाद वो कहता है कि मैं काम भी 4 घंटे ही करूंगा, तनख्वाह भी 24,000 चाहिए और ऊपर की तनख्वाह भी चाहिए। तो जो ही हमारा कोई भी पब्लिक सर्वेंट इंडक्ट होता है सिस्टम में, उस समय जो एटमॉस्फेयर मिलता है वो एटमॉस्फेयर इस तरह का होता है कि वो थोड़े ही दिनों में उसको पक्का घड़ा बना देता है। तो हमें उस इंडक्शन लेवल पर जो इंडक्शन से रिलेटेड एजेंसीज हैं वहां बहुत 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 संजीदगी के लोग लगाने चाहिए। मुझे मैं किसी की मेरिट पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अभी हमारे राजस्थान में कुछ रिक्रूटमेंट के जो बोर्ड्स बने हुए हैं विशेष रूप से स्टेट लेवल के, मैं उनकी मेरिट पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मेंबर 50 लाख रुपए लेते पकड़े गए, जेल में है वो भी। तो पूरा आयोग कटघरे में है, हर व्यक्ति आंदोलन कर रहा है। तो जब हम 36 साल के लिए, 35 साल के लिए, 40 साल के लिए एक पब्लिक सर्वेंट को रिक्रूट कर रहे हैं, रिक्रूट करते समय एंट्री गेट पर ही आपने गंदगी लगा दी, आपने वहां पर सैनिटाइजर नहीं लगाया, तो वो तो इन्फेक्शन फैलाएगा ही फैलाएगा। तो लोक सेवक की कुछ कैटेगरीज, कुछ ऑफिसेस तो ऐसे हों जिसमें कि हमारे जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स हैं, हमारे हैं, वो कम से कम उन जगहों पर ऐसे विजन के हिसाब से लोग लगाएं कि यहाँ सबसे अच्छे एथिकल लोग, जो ऑनेस्ट लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी विभाग में लोग अच्छे नहीं है, बहुत बहुत हैं, लेकिन वहां पर जब हमारी एचआर पॉलिसी आती है, हमारी प्लेसमेंट पॉलिसी आती है, तो वो गड़बड़ जाती है। तो संवेदनशील स्थानों पर समर्पित लोग लगाएं, ईमानदार लोग लगाएं, जिनका राष्ट्र के प्रति
और बहुत सारे ऐसे हैं मैंने देखे हैं, बहुत छोटी छोटी रैंक से लगा के बड़ी रैंक तक, जिनके मन में राष्ट्रवाद इतना कूट के भरा हुआ है, और उनको अगर हम अच्छी से ब्रीफ करके और लगाएं तो वो वाकई बहुत अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन आते ही एटमोसफियर ऐसा होता है कि आदमी 6-8 महीने के अंदर तैयार हो जाता है। तो हमें लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस के साथ उनको, विशेष रूप से जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के जो बोर्ड्स हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो और विभिन्न लेवल पर रिक्रूटमेंट के जो बोर्ड्स हैं, वहां पर जरूरी है कि हमारे ईमानदार लोग लगे, और गलत लोग लग गए तो हमारी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी, हमारे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी वहीं खराब होती है। दूसरा, फिर उनके समय समय पर ओरिएंटेशन हो, उनको इस तरह से संवेदनशील किया जाए कि बाहर लोग कितने परेशान हैं, लोग जिनको रोजगार नहीं मिला है, कितने लोग परेशान हैं। जैसे कि कुलदीप जी ने बताया कि 53,000 से कम उनका वार्षिक आय है, और यहाँ पर जो जो उनको तनख्वाह मिलती है, जो जिसको वो बिल्कुल ड्राई मानते हैं, वही उनके साल भर की तो महीना भर में इनको मिलती है। तो ओरिएंटेशन करनी जरूरी है, और उनको, मैंने ये देखा है, मैंने कुछ थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था कि नए ऑफिसर्स को शहर की सबसे कमजोर कच्ची बस्ती में 4 घंटे के लिए ओरिएंटेशन करना चाहिए। दूसरा, हॉस्पिटल के कैजुअलरी वार्ड में 3-4 घंटे तक उनको ले जाकर ओरिएंटेशन कराना चाहिए, और जेल में ले जाकर के, और जो भ्रष्ट आचरण में बंद है पब्लिक सर्वेंट्स जेल में, 4 घंटे उनके साथ इंटरेक्शन कराना चाहिए। ये तीनों 4-4 घंटे के इंटरेक्शन उनको समय समय पर सेंसिटाइज करने के लिए बहुत काम आएंगे, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। रैंडम चेकिंग ऑफिसर्स की हो, रोटेशन हो पोस्टिंग की, ये जरूरी है। और हर एक के लिए ये जरूरी हो डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। अगर मैं किसी दफ्तर में हूं और मैं कोई कल टेंडर फ्लोट कर रहा हूं, तो मेरे को ये डिस्क्लोज करना चाहिए कि एक आदमी जो टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो मेरा भाई है या मेरा दोस्त है बहुत क्लोज, या मेरा साला है। ये बहुत जरूरी चीज है। आजकल सबसे बड़ा आरोप लोगों पे ये लग रहा है कि साहब, उस विधानसभा क्षेत्र के सारे सड़क के ठेके, सारे पीएचडी के ठेके, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो वहां के एमएलए साहब के साले साहब को मिले, और आप वेरीफाई करेंगे तो आपको लगेगा कि 80% सही है। तो ये हमारी डेमोक्रेसी परिपक्व हो रही है, तो ये स्थिति गलत है। तो जो भी पब्लिक सर्वेंट है, जो इंपॉर्टेंट पदों पर है, उनका डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट जरूरी है कि मेरे क्षेत्र में जो भी काम हो रहा है, उसमें जो लेने वाले लोग हैं, जिनको लाभ मिलने वाला है, वो मेरे से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए नहीं है। अगर व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, तो फिर मैं इस प्रक्रिया से दूर रहूं, कोई और आदमी उस प्रक्रिया को पूरी करे। कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, टेंडर्स मिलते हैं, एलओआई मिलती हैं, कलेक्शंस, टोल वगैरह होते हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, और टॉप एग्जीक्यूटिव्स के रिलेटिव्स पार्टिसिपेट करने से बाहर हो। पब्लिक सर्वेंट्स पे भी कुछ वॉच भी जरूरी है। हम समय समय पर, हमारे जैसे अब, क्योंकि हम एंटी करप्शन में रहे, तो वहाँ हम सब लोगों के ऊपर नजर रखते थे, लोगों को पकड़ते थे। तो एक ऐसा स्थिति हो गई कि एक ब्रांड नेम टाइप सा हो गया, तो पता चला कि एसीबी के लोग भी अपना कहीं न कहीं पोजीशन को अब्यूज कर रहे हैं, तो उन पे वॉच रखनी शुरू करी। और बड़े अनफॉर्चुनेटली हमको अपने ही एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के इंचार्ज को, एडिशनल एसपी रैंक ऑफिसर को, कि देखा कि हाँ एसीबी का बहुत हो रहा, तो जा करके, और जो करप्ट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे बंदी लेने का इस तरह का, तो हमें उनको भी पकड़ना पड़ा। तो हमें हमारे पब्लिक सर्वेंट्स जो सेंसिटिव पोस्ट पे लगे हुए हैं, सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव क्लासिफिकेशन यही है कि जो डायरेक्टली पब्लिक की सेवा से सीधे रूप से जुड़े हुए हैं, जो चाहे वो कलेक्शन ऑफ इनकम में, या एक्सपेंडिचर फॉर डेवलपमेंट, या रिक्रूटमेंट, इन तीनों बड़े बड़े एरियाज में इंपॉर्टेंट जगहों पर लगे हुए हों, जो रूटीन के काम में लगे हुए हैं, कोई फोन अटेंड कर रहा है, फाइल को इधर से उधर कर रहा है, वहां पर आप थोड़े कम सेंसिटिव पोस्ट को मानते हैं। लेकिन जो सीधे जनता से जुड़े हुए काम है, जिसमें कि स्टेट की क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई है, वहां पर जो लगे हुए लोग हैं उनके ऊपर वॉच रखी जाए,
उनकी लेविश लाइफस्टाइल पर उनके वो कोई डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट तो नहीं इकट्ठा कर रहे हैं। एक ज्वलंत चीज है जिसकी वजह से जो भ्रष्टाचार का एक मूल कारण है वो बनता जा रहा है, वो ये है कि जो टाउट टाइप के लोग हैं जिसको कि हम विजिलेंस एंगल से अनडिजायर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन बोलते हैं, अनडिजायर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन यानी दलाल या टाउट, इस तरह के लोग जो लाइजन के नाम पर हर ऑफिस में रहते हैं, अपना कार्ड देंगे, कोई अफसर आएगा बिना परिचय के बहुत बड़ा अच्छा बुके लेके जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे कोई घड़ी लेके या कुछ भी, मतलब कुछ भी हैम्पर लेके, दिवाली पे बड़ा सारा कोई लेके जाएंगे। तो ये सबसे बड़े खतरनाक एलिमेंट्स हैं। इनका अगर हम कोई सिस्टम बना करके इनकी एंट्री हम सरकारी बड़े दफ्तरों में अगर हम रोक सकें और उनका अधिकारियों से डायरेक्ट मिलना जुलना अगर हम कम कर सकें तो बहुत बड़ा रेवेन्यू हम बचा सकते हैं। तो उनके ऊपर नजर रखना ये जरूर। इसके लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बड़े अच्छे नियम बने हुए हैं, लेकिन उनकी पालना ज्यादा पूरी तरह से हो नहीं रही है। टेंडर्स की पूलिंग कर लेते हैं लोग बाग और सबसे बड़ा करप्शन करते हैं अफसरों से मिलके। अब मैं मोटे तौर पे एंटी करप्शन विषय पर बात करने की कोशिश करूंगा ये लोकसभा के बाद, कि हमारा जो लॉ है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 का, और उसमें समय समय पर अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, और लास्ट अमेंडमेंट 2018 में हुआ था। इसमें मुख्य तौर पे जिसको डिफाइन किया गया है करप्शन, पहला तो किया गया है कि कोई भी अनड्यू एडवांटेज लेना, कैश में, काइंड में या अनड्यू फेवर में। कोई अगर कोई पैसे मांगे या कोई काइंड में मांगे कि साहब एक गाड़ी मेरे को दे देना, और अनड्यू फेवर कोई मांगे, एक ऐसे अफसर को पकड़ा जिसमें कि कंप्लेनेंट ने आके बताया कि साहब ये मेरे से सेक्सुअल फेवर मांग रहा है। कोई सुंदर महिला थी और अधिकारी के पास काम था, तो वो रुपए नहीं मांग रहा था, ना कोई गाड़ी मांग रहा था, लेकिन उससे तो हमने लॉ में देखा, लॉ में स्पष्ट है कि अनड्यू फेवर, तो हमने उसको डेवलप किया, उसमें हाई क्वालिटी वीडियो कैमराज और इनको हमने यूज किया, और उसमें उस अधिकारी की डिमांड और उस अधिकारी की तरफ से जो ओवरचर्स जेस्चर्स थे, तो एक तो इलीगल ग्रेटिफिकेशन के रूप में कैश डिमांड करना, काइंड में डिमांड करना, या कोई भी अनड्यू फेवर डिमांड करना, ये भ्रष्ट आचरण में आता है। दूसरा, अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, आप अपने पद का दुरुपयोग करके अपने लिए या अपने किसी व्यक्ति के लिए, अपने किसी इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ फायदा पहुंचाते हो और पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाते हो। टेंडर है वो अपने किसी जानकार को दे दिया, किसी सही आदमी को रिजेक्ट कर दिया अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने पद की धौंस दिखाते हुए कहीं पर भी किसी चीज को ग्रैब करना अपने लिए या किसी और के लिए, तो इसको मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन या अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन की कैटेगरी में मानते हैं। और तीसरा जो मोटे तौर पे ऑफेंस है वो है आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स आप समय समय पर कर रहे हैं, आप पकड़े तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप उनको कहीं न कहीं बेनामी कहीं प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं। लेविश लाइफस्टाइल है आपकी, रोजाना की आपका रोजाना का खर्चा ही आपका 50,000 है, पार्टियां कर रहे हैं बड़ी बड़ी और इस तरह से, तो वो भी लॉ के अंदर सेक्शन 13 में ऑफेंस है। मोटे तौर पर ये 3 तरह के ऑफेंस है जिसमें की काम होता है। इसमें जो एजेंसीज हैं, सेंट्रल लेवल पर सीबीआई है, और स्टेट में एंटी करप्शन ब्यूरो है, विजिलेंस ब्यूरोज हैं, लोकायुक्ता है, लोकपाल है, ये सारी एजेंसीज हैं जो कि जिनको की वेरिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखी है गवर्नमेंट ने। कई गवर्नमेंट ने हर कंप्लेंट की जांच के लिए ऊपर से परमिशन की जरूरत होती है, कई जगहों पर इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, मोटे तौर पे वो हर कंप्लेंट को अपने लेवल पर डील कर सकते हैं। अगर ये एजेंसी इनका ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ा दें अपन, उनको अच्छी फ्रीडम दे करके और उनको प्रोएक्टिवली एंगेज करके करप्शन के खिलाफ, तो हम भ्रष्टाचार पे एक प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। ज्यादातर जगह पर स्टेट्स ने अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बता रखी है, लेकिन वो जीरो टॉलरेंस मेरा अनुभव तो यह है कि है नहीं। कहते हैं वो, लेकिन है नहीं, और कई कारण है जिसमें मैं छोटे छोटे आपको मैं निवेदन करूंगा कि जिससे ये लगता है कि नहीं है। बट इन एंटी करप्शन एजेंसीज के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि
उनके बारे में अवेयरनेस हो, वो बताएं ढोल बजा बजा के मैं हूं। अगर आपसे कोई भी अपनी मेहनत की कमाई से रिश्वत मांगे, पैसा मांगे, आपके लाइसेंस बनाने के लिए, आपका कोई आधार कार्ड बनाने के लिए, आपका हेल्थ कार्ड बनाने के लिए, आपकी गाड़ी को चलाने के लिए, टोल पे कहीं पर भी, या आपका आपके दुकान पर कोई जबरदस्ती तलाशी करके, और कोई मेडिकल ऑफिसर या कोई कोई भी अगर कुछ भी करे, कोई भी, आप अपने गाड़ी कमाई में से पैसे मत दे, मेरे पास आओ, मैं हूं, मेरी एजेंसी है। और किसी भी सरकारी विभाग में कोई पैसे लेने का सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, उनको लगाया गया आपकी सेवा के लिए। तो पहली बात तो उनकी अवेयरनेस जरूरी है कि हाँ एक एजेंसी है, और दूसरा उस एजेंसी से संपर्क हैसल फ्री हो। लोगों को पता नहीं होता कि एसीबी का दफ्तर कहाँ है, क्या है। तो हमने एक प्रोग्राम चलाया था, एसीबी आपके द्वार। तो सबसे पहले तो हमने ये किया कि हेल्पलाइन चलाई। एक तो लैंडलाइन थी पहले, लेकिन लैंडलाइन पे कम कॉल आते थे, तो एक मोबाइल नंबर दे दिया। मोबाइल नंबर पे खूब सारे लोगों के कॉल आते थे, लोगों के मैसेज आते थे। फिर किसी आम जन ने कहा कि साहब आप एक व्हाट्सएप की भी चालू करो, व्हाट्सएप सेफर कम्युनिकेशन है। तो एक तीसरा और व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू करी, 24 घंटे चलती थी। तो लोगों को कह दिया कि कोई मांगे कोई रिश्वत तो ना दें और हमसे संपर्क करें, कोई भी विभाग। तो 24 पहले शुरू में कम कॉल आए, हमने 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 फिर हमारे स्टाफ को और लगाया, 24 घंटे वो काम वो चलाया। तो खूब कॉल्स, शुरू में 20 एक कॉल्स करीब आते थे, वो बढ़ करके 200, 250, 400 तक फाइनली कॉल्स पहुंच गए। इतने कॉल्स लोग करने लगे। ऐसा नहीं है कि हर कॉल किसी को पकड़ने में कन्वर्ट होगा, लेकिन उससे आपको सिस्टम के हेल्थ का पता लगता है। तो जो भी एंटी करप्शन एजेंसी बने, वो अपनी प्रेजेंस को लास्ट गांव तक पहुंचाए। फिर उससे कांटेक्ट कैसे करें ये बताएं, हैसल फ्री कांटेक्ट हो हेल्पलाइन के थ्रू। हमने ये कर रखा था कि आप हमको कॉल करिए, आप अगर सटीक कॉल करेंगे कि एसडीएम साहब 50,000 रुपए मांग रहे हैं, तो एसीबी आपके द्वारा, हम खुद ही आपके पास पहुंच जाएंगे और आपसे मिलकर के वेरिफिकेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी कुछ कौवे बैठे रहते हैं। आप हमारे यहाँ आओगे तो आपको आते हुए को देख लेंगे, और जो सामने वाले लोग हैं वो अलर्ट हो जाएंगे, तो हम आपके पास पहुंच रहे हैं। तो हैसल फ्री कांटेक्ट करें, लैंडलाइन इस पे बात करके, ईमेल पे, सोशल मीडिया पे, या पर्सनली भी मिल सकते हैं। फिर उस पर रेस्पॉन्स प्रॉम्प्ट हो। अगर आपको किसी व्यक्ति ने कॉल कर लिया कि मेरे से एसडीएम साहब 50,000 रिश्वत मांग रहे हैं, और आपने 2 दिन तक, 3 दिन तक वापस रेस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो निश्चित रूप से आप चाहे बोले कितने इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो, वो व्यक्ति ये सोचेगा कि ये तो मिल गए। तो उस पे उसका ट्रस्ट आप पे तभी बनेगा जब आप तत्काल रिस्पॉन्ड करें। आपकी एक टीम जाए, उससे मिले, जाके मिले, हाँ साहब आपको ये आपकी सूचना अभी अधूरी है, हमें एक बार और बात करना पड़ेगा, आप एक बार उनसे फोन लगाइए, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। और इस तरह से करके हम उनसे संपर्क करते हैं। उसके बाद फिर हमारा प्रोसीजर उनको बताएं कि हमें वेरीफाई करना पड़ेगा डिमांड को। अब ऐसा नहीं है कि आप कह दो अभी एसडीएम साहब पैसे मांगे, हमने जाके उसको पकड़ने के लिए चले गए, नहीं, उसकी डिमांड को हम अपने सामने वेरीफाई करेंगे और उसका रिकॉर्ड करेंगे। इट शुड बी रिकॉर्डेड, बिना रिकॉर्डेड के हम प्रोसीड ही नहीं करते, वरना तो कोई किसी को पकड़ा लेगा। तो हम उनको प्रक्रिया बताते हैं, उस प्रक्रिया को फिर सही तरीके से, और आजकल अच्छी टेक्निक के फोन्स आ गए, ऑब्जर्वेशन डिवाइसेस आ गए, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस आ गए, बगिंग डिवाइसेस आ गए, जिससे कि हम आदमी को उनके पास भेजते हैं वापस, थोड़ा बार्गेन करने के लिए, साहब कम कर दो, जिससे कि हमारी डिमांड कंफर्म हो जाए। तो छोटे कैमराज आ गए, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, जिससे कि वो व्यक्ति अंदर जाता है और हम बाहर 100 मीटर के दायरे में उस सारी बात को सुन सकते हैं। हमने छोटे छोटे फिल्म्स बनाए, क्लिप्स बनाए, मीम्स बनाए, कैरिकेचर्स बनाए, स्लोगन्स बनाए, और वो लोगों तक पहुंचाए कि आप आपकी गाड़ी कमाई को नहीं लुटाएं, हमारे पास आए, 1064 पर कॉल करें, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। तो इस तरह से हमने कोशिश की कि वो, फिर उसका वेरिफिकेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कराया। एक बहुत जरूरी काम बात है कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास आएगा भ्रष्ट आदमी को पकड़ाने के लिए, तो वो अपने किसी मित्र को बोलेगा
कि मैं एसडीएम को पकड़ाने जा रहा हूँ, तो उसका हर मित्र उसको डिसवेड करेगा, अरे तू क्यों पंगा लेता है, सारा डिपार्टमेंट खिलाफ हो जाएगा। और ऐसे उदाहरण है कि जिसने पकड़ा दिया वो पूरा विभाग उसका खिलाफ हो जाता है। तो ये जरूरी है एंटी करप्शन एजेंसी के लिए और हमारी इस एंटी करप्शन व्यवस्था के लिए कि उसका जायज पेंडिंग काम हम पीछे पड़ के कराएं, लठ लेके कराएं। और ये बहुत जरूरी है किसी भी एंटी करप्शन व्यवस्था को की क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए। ये मुश्किल काम है, क्योंकि हमने देखा कि सरकारों के लिए भी आदमी जब पकड़ा जाता है तो वहां से ये आता है साहब अरे हमारे को बहुत सिफारिश आ रही है, हमसे बहुत लोग नाराज हो गए। तो हम ये कहने का प्रयास करते हैं कि नाराज तो इसके कुटुंब कबीले के 20 लोग हुए हैं, 2000 लोग खुश हुए हैं इतने बड़े चोर को रंगे हाथों पकड़ने से, लेकिन वो समझ में नहीं आती उनके ज्यादा। तो ये जरूरी है कि हम उस व्यक्ति का जो हमारे पास भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के वॉरियर के रूप में आया है, उसके जायज काम को हम कराएं। इसके लिए समन हमारा नॉर्मल टाइम पे सारे विभागों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के साथ लगातार संपर्क, उनके साथ अच्छे से रिश्ता, अच्छे से उनसे कोऑर्डिनेशन वो जरूरी है जिससे कि हम उनके कामों को करा सकें। और ये बहुत बहुत जरूरी काम है। उसके बाद फिर लीगल सपोर्ट चाहिए ट्रायल के दौरान, क्योंकि हम अच्छा सा करके केस और कोर्ट में भेजते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा वो बिल्कुल नो मैन्स लैंड हो जाती है, वो नो मैन्स एरिया हो जाता है। प्रोसिक्यूशन का हमारे से कोई संपर्क नहीं होता और बाद में एक दिन हमको पता चलता है कि हमारा केस फेल हो गया, जो हमारा सबसे बढ़िया केस था। तो जो हमारी ट्रायल मशीनरी है वो बहुत 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 फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी है। अभी कुलदीप जी ने कहा कि कुछ ऐसी चीज बातें भी होंगी जो आप कर नहीं पाए होंगे, फेल्योर से रही होंगी। मैं ये सबसे बड़ी मेरी ये एक फेल्योर के रूप में मानता हूँ कि पूरे प्रयासों के बाद भी हम हमारा बहुत अच्छा केस फाइल बना करके जो हम प्रोसिक्यूशन के लिए भेजते हैं, उस प्रोसिक्यूशन की स्टेज जो 4 साल 5 साल तक भी लगती है, उसमें हमारा कम से होता है, और से होता भी है तो हम उससे डिसओरिएंट हो जाते हैं। और वहां कहीं न कहीं आज उस व्यक्ति के लिए जिंदगी और मौत का कारण है। वो सोचता है कि मेरी नौकरी चलेगी, तो वो पूरी तरह से कोशिश करता है कि सारे गवाहों को प्रभावित करे, कोर्ट को प्रभावित करे और अपनी एक सारे उसके खिलाफ सबूतों को वो नेगेटिव रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करे। तो ये एक जगह है जिसमें कि हमें बहुत करने की जरूरत है। विटनेस प्रोटेक्शन की जरूरत है। मैंने देखा कि हमने जीवन के दौरान कई सारे बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा। वो अपराधी हमसे व्यक्तिगत रंजिश नहीं रखते। शायद उनको ये लगता होगा कि ये प्रोसेस है, हमको पकड़ लिया, लेकिन ये एक कटु अनुभव है कि जो पब्लिक सर्वेंट बड़ा हमसे पकड़ में आता है, हम जिसको पकड़ते तो हम इसलिए है कि वो रिश्वत मांग रहा है। कोई हमारे पास आया, हमने वेरिफिकेशन किया, उसने रिश्वत मांगी इसलिए हमने उसको पकड़ा, तो हमने उसको घर बैठे तो पकड़ा नहीं। लेकिन ये अनुभव है कि एक खतरनाक अपराधी से ज्यादा एक भ्रष्ट बड़ा अधिकारी जो हमारे से पकड़ में आता है अपने भ्रष्ट आचरण के कारण, वो बहुत बड़ी रंजिश पालता है और उस रंजिश को वो वर्षों वर्ष तक अपने दिमाग में रखता है। तो विटनेस प्रोटेक्शन के ऊपर हमारे देश में कम काम हुआ है, उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। ये मोटे तौर पे जो एंटी करप्शन के कुछ पॉइंट्स थे जिसको कि मैंने आज दिन में जॉट डाउन किया था। सरकार से हमारी कुछ जरूरतें पड़ती है। सबसे पहले तो जरूरत पड़ती है कि जो ये एजेंसीज हैं, इन एजेंसीज को एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फ्रीडम दें उनको कि वो काम करें भ्रष्ट को। और एक जो मिसकंसेप्शन है कि कोई आदमी पकड़ में आएगा तो हमारे से बहुत लोग नाराज हो जाएंगे, ये मिसकंसेप्शन आपके जो पॉलिसी फाउंडेशन और इस तरह के जो आपके जो थिंक टैंक हैं, उनको चाहिए कि वो सरकार को ये इंप्रेस अपॉन करें कि पकड़ने से तो उसके कुटुंब कबीले के 20-25 लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन पकड़ने से 2000 लोग जिनको वो रोज लूट रहा था, जिस कंप्लेनेंट से वो पकड़ा गया वो तो एक था, वैसे 100 लोगों से उसको रिश्वत लेनी थी उस दिन, तो उन 99 लोगों को वो लूटता, तो वो लोग कितने खुश हुए होंगे। ये इंप्रेस अपॉन करने की जरूरत है। हमें जो लीगल रिक्वायरमेंट होती है, एक सेक्शन 17A नया ऐड हुआ है 2018 के अमेंडमेंट के अंदर। उसमें यह है कि पद के दुरुपयोग से संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना हमारे पास आती है
कि फला फला अधिकारी ने पद का दुरुपयोग करके ये टेंडर 100 करोड़ का जो था लेट करके 150 करोड़ में दिया, या ये जो फला फला जो रेवेन्यू अर्जित होनी थी वो 150 करोड़ होनी थी, इसने 100 करोड़ ही करी, इसने यहाँ पर ये फ्लॉ रख लिया, इसकी वजह से ये हुआ। तो पद के दुरुपयोग से संबंधित कोई भी हमारे पास कंप्लेंट आती है, उस कंप्लेंट को हम अपने लेवल पर दर्ज नहीं कर सकते, उसको हमें मैंडेटरी रूप में उसके सक्षम अधिकारी के पास भेजना होता है फॉर प्रायर अप्रूवल, कि हम इसकी जांच प्रारंभ करें कि नहीं करें, ये हमको स्वीकृति लेनी होती है कानून में, ये कानून में हमारे लिए बाध्यता रहती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण हमारे पास, लोग जो आजकल आरटीआई एक बहुत बड़ा हथियार हो गया भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो लोग आरटीआई में सूचना लेके आते हैं, वहां से लेके आते हैं, यहाँ लेके हमको भेजते हैं, पिन पॉइंटेड भेजते हैं कि इसमें इस फला फला जगह पे 10 करोड़ का घपला हुआ है, घपला हुआ है, ये रिक्रूटमेंट बिल्कुल गलत हुआ है, जो भी पात्रताएं थी उन पात्रताओं को बिल्कुल धक्का दिखाते हुए, इग्नोर करते हुए हुई है, लेकिन हम उसमें जांच नहीं करते। हम सरकार को सक्षम अधिकारी को भेजते हैं। छोटे लेवल के अधिकारियों के लिए उनका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो जिले का कलेक्टर या सेक्रेटरी होता है, और ज्यादातर जो बड़े मामले हैं उसमें राज्य सरकार के पास ही भेजते हैं, 17A में। और मेरा अनुभव यह है कि हम उसमें लोग नॉर्मली परमिशन आती नहीं है। सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे विद नो मेलिस, जैसे राजस्थान में हमने 2 सालों में 500 से ज्यादा रिक्वेस्ट भेजी कि हमें इन मामलों में कंप्लेंट्स मिली हैं, और वो परिवाद हमने देख लिए हैं। उन परिवादों में प्राइमा फेसाई कुछ मटेरियल है, इसकी जांच करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि हम जांच ये क्यों सोच रहे हैं आप कि हम प्रूव करने के लिए भेज रहे हैं, हो सकता है वो डिस्प्रूव हो जाए, जिसके पूरा आरोप लगा वो बिल्कुल क्लीन साबित हो जाए, ये भी एक एंगल हो सकता है उसको देखने का। लेकिन उनमें से 12 या 15 में परमिशन मिली है, वो भी लोअर लेवल की, हायर लेवल की परमिशन नहीं होती। तो सरकार से एक तो रिक्वायरमेंट हमारी सेक्शन 17A में होती है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले ये सूचना, ये हमें परमिशन चाहिए, तो निप इन द बड हो जाता है, मतलब शुरू में ही हमारे पास कंप्लेंट आई, हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन। हमने किसी को रंगे हाथों पकड़ लिया 10 लाख रुपए लेते हुए, पूरा उसके हाथ रंग हो गए, उसने पैसे लिए, सारी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसकी आवाज में डिमांड, उसकी आवाज में मांग की गई, फरियादी ने कंप्लेंट दिया, हमारे 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस के सामने उसने पैसे लिए, सारी कार्रवाई हुई। उन प्रकरणों में पूरी तफ्तीश, पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम उस पूरे मटेरियल को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेजते हैं कि इनके खिलाफ सेक्शन 19 का प्रोविजन है कि किसी भी लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले सक्षम अधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की जाए। आपने सुना होगा अभियोजन स्वीकृति, यानी मुकदमा चलाने की स्वीकृति। तो उसके लिए हम भेजते हैं, प्रकरण भेजते हैं। तो सरकार से हमारी अपेक्षा होती है कि अभियोजन स्वीकृति जल्दी दें, उनको जो सूचना चाहिए हमारा ऑफिसर दे देगा, हमारा एसपी रैंक का अफसर वहां जाता है, पूरा एक्सप्लेन करता है, पूरा एविडेंस दिखाता है, पूरा ऑडियो वीडियो क्लिप सुनाता है। इसमें 75 to 80% केसेस में, लेकिन मेनली क्वालिफिकेशन ये कि लोअर लेवल पर सारी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हमको समय पर मिल जाती है और हम चालान पेश कर देते हैं। लेकिन जो बड़े मामले हैं, जो बड़े अफसर हैं, उनके प्रति प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देने में बहुत हेजिटेशन होता है, समय लगता है, बार बार बुलाते हैं, उन्हीं प्रश्नों पे बार बार सवाल करते हैं, और वेग करते हैं जिनसे कि जिनका कुछ सर पैर नहीं बनता हो। तो इसमें अगर कोई पॉलिसी लेवल पर गवर्नमेंट का हो जाए कि कम से कम जो रंगे हाथों पकड़ा गया है उसके खिलाफ तो अभियोजन स्वीकृति फटाफट 5-7 दिन में दे दें। ये जरूर हुआ है कि मीडिया की अवेयरनेस की वजह से, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ज्यादा आवाज उठने की वजह से जो छोटे वाले अधिकारी हैं वो तो उनको पास कागज जाता है, वो तुरंत दे देते हैं, नहीं तो दूसरे दिन अखबार में आ जाए कलेक्टर ने रोकी अभियोजन स्वीकृति, पटवारी पकड़ा गया था 50,000 के साथ, वो कलेक्टर तुरंत दे देता। लेकिन जो बड़े अधिकारियों के खिलाफ जो सरकार के पास जाती है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के पास जाती है, होम के पास जाती है, वहां पर अभियोजन स्वीकृति में डिले हो जाता है और काफी डिले हो जाता है। तीसरा, सरकार से जरूरत होती है एंटी करप्शन एजेंसीज को कि उनको अच्छे प्रोसिक्यूटर्स मिले, अच्छे एक्सपर्ट्स मिले हमें, क्योंकि हमें सारे विभागों में भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं तो
ठोकर मारनी पड़ती है, तो उनके एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की, साइबर एक्सपर्ट्स की। तो उन एक्सपर्ट्स को समय पर उपलब्ध कराए, मैन और मटेरियल उपलब्ध कराए। मैन और मटेरियल में भी मैंने देखा कि बहुत कंजूसी होती है। हमारे जो दूसरे जो हमारे महकमे हैं, यूनिट्स हैं पुलिस के, उनको ज्यादा साधन मिल जाते हैं, उनको ज्यादा मैन पावर मिल जाती है, लेकिन एंटी करप्शन में हमेशा ऑलमोस्ट 50% वैकेंसीज पे काम करना पड़ता है। गाड़ी घोड़ा भी अगर आप ऑडिट करेंगे तो अगर मान लो 10 यूनिट्स हैं पूरी, तो 10वें नंबर पे एंटी करप्शन होगी। अगर सरकार उनको अच्छा थोड़ा सपोर्ट करना शुरू करे, उनको आदमी अच्छे देने शुरू करे, जो ऑनेस्ट हो, जो मेहनती हो, जिनका राष्ट्रवाद मन मन में अच्छी भावना हो, तो ये एजेंसी अच्छा काम कर सकती है। एक चीज और थी जिसको कि कुलदीप जी ने बताया कि क्या चीजें हैं जहां कमी रही। जो भ्रष्ट लोग पकड़े जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने के प्रोविजंस हैं, लेकिन वो प्रोविजंस इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनका जो प्रोसेस है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अधिकारी उसको करते नहीं है, और उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमेशा प्रोसिक्यूटर्स की जरूरत होती है, और प्रोसिक्यूटर्स की अवेलेबिलिटी बहुत 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 कम होती है। तो ये एक एरिया है जिसमें कि अगर हम अच्छे से काम करें तो जो भ्रष्ट लोग हैं वो पकड़े गए तो ये पता लगे पकड़े जाएंगे तो सारा सामान भी जब्त होगा और बिल्कुल सड़क पे ला दिए जाएंगे, तो शायद इसका कुछ डेटरेंट इफेक्ट हो सकता है। स्पेशल कोर्ट्स खोलने में भी सरकार की जरूरत होती है कि स्पेशल कोर्ट्स ज्यादा चलें, ज्यादा हो, जिससे कि मुकदमों का जल्दी से निस्तारण हो। ऐसी सेल्स बने जो हमारे केसेस जो एक्विटल हो गए वो क्यों हुए उसकी एनालिसिस करें, क्योंकि जो एजेंसीज हैं वो तो डे टू डे पकड़ने और उनके खिलाफ मुकदमा तैयार करके कोर्ट में भेजने में, उसी में ही उनका पूरा एनर्जी टाइम चला जाता है, इतना आदमी उनके पास कम होते हैं। तो अगर ऐसी कोई इंडिपेंडेंट सेल्स हो जो एनालाइज करती रहे कि क्यों मुकदमे फेल हुए, इतना बड़ा भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा गया था, बड़ी न्यूज बनी थी और रंगे हाथों पकड़ा गया था, 8 साल बाद वो बरी क्यों हुआ है, क्या कारण है, कैसे गवाह हॉस्टाइल हो गए। अगर उस एजेंसी ने गलत तरीके से पकड़ा तो एजेंसी को भी पकड़ो, उनका उनका गला पकड़िए। बट ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसीज, और ये पुलिसिंग के लिए भी यही इट होल्ड्स ट्रू फॉर दैट, बहुत अच्छे अच्छे मुकदमे होते हैं, अच्छी तफ्तीश होती है, लेकिन बाद में बरी हो जाते हैं मुलजिम। तो एक सेल बननी जरूरी है कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पर सोसाइटी में या सरकार में, जो ये देखे कि हमारे महत्वपूर्ण मुकदमे फेल क्यों हुए हैं, उस पर करे। मजबूत इच्छा शक्ति अगर सरकार की हो और उनकी ऑनेस्ट, अगर अच्छी ऑनेस्ट और एथिकल एचआर पॉलिसी हो, तो हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जरूर जरूर लागू हो सकती है, सिस्टम अपग्रेडेशन से और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट से। क्योंकि बहुत जो हमारे पास जो पकड़ में आते हैं दैट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। मेरा ये मानना है कि जो हमारे पकड़ में आते हैं, आदमी जब सर से ऊपर तक परेशान होता है, अदरवाइज हमने ये स्वीकार्यता कर ली, वी हैव अडॉप्टेड द कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस। अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, बढ़िया से बढ़िया आदमी, जिसने सब कुछ देखा हो जिंदगी में, वो भी ये सोचता है कि कुछ दे लेके काम चला लो, कौन कौन चक्कर में पड़ेगा, कौन माथे में पड़ेगा। तो ये जो एक्सेप्टेंस हुई है, इस एक्सेप्टेंस को हमें चैलेंज अगर करना है तो इसका एक हमें पूरा कल्चर बनाना पड़ेगा, और स्कूल्स कॉलेजेस में उनको बताना पड़ेगा कि से नो टू ब्राइब। नहीं, ट्रेन में चढ़ गए आप और टीटी मांग रहा है कि एक बर्थ के लिए 600 रुपए 1000 रुपए मांग रहा है, सरकार के पास तो 60 रुपए जा रहे हैं और वो 600 रुपए और 1000 रुपए मांग रहा है। आपने बताया था कि 100 रुपए कहीं देने पड़ रहे हैं तो 125 तक तो चलो हम दे देंगे, लेकिन वो तो भाई साहब 60 के 600 मांग रहा है। तो हमें हमारे लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि हम खड़े खड़े चले जाएंगे, बर्थ नहीं, भले नहीं मिले हमको, लेकिन हम 600 नहीं देंगे। तो देने वाले अगर हम बंद हो गए तो लेने वाले अपने आप, फर्क पड़ेगा। हमने जो कुछ स्कीम चलाई थी एसीबी में राजस्थान में, उसका बहुत विनम्र रूप से 2 मिनट में मैं मोटे मोटे तौर पे उनको एन्यूमरेट करता हूँ। पहले तो हमने हेल्पलाइंस, जो मैंने जिक्र कर चुका हूँ, लैंडलाइन थी पहले, मोबाइल चालू किया और व्हाट्सएप हेल्पलाइन चालू की, और उसपे ऑलमोस्ट जो पहले कॉल्स आते थे 20 टाइम्स कॉल पर डे आने शुरू हो गए, और उनमें ये था कि
उस पूरे कॉल को हम रिकॉर्ड करते थे। हमने हमारे लोगों की ट्रेनिंग कराई कि भैया पूरी बात करो, उनसे पूरा पूछो कि कौन मांग रहा है, किस बात के लिए मांग रहा है। तो उसमें कई सारे तो कॉल्स इस तरह के होते थे कि वहाँ बड़े भ्रष्ट लोग हैं, वो बड़ा खराब काम है, ये वो, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ के बारे में बताती थी, लेकिन पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन नहीं बताती थी। एक दो कॉल रोजाना ऐसे आते थे जो सटीक सूचना के, फला अधिकारी थानेदार जी हमको जबरदस्ती पकड़ने के लिए 50,000 मांग रहे हैं। तो उनमें हमारी जो एक योजना थी जिसको हमने नाम दिया था एसीबी आपके द्वार, जो ही व्यक्ति सटीक सूचना देगा उसको ऑफिस आने की जरूरत, उसको कुछ पता करने की जरूरत नहीं है दफ्तर कहाँ पर है, कैसे पहुंचना है, किस अधिकारी से मिलना। आप अपने घर पे रहो, आपने कॉल कर लिया, हम आपकी लोकेशन पता करके पहुंच जाएंगे। तो हेल्पलाइन नंबर एसीबी आपके द्वार। दूसरा, हमने जन संवाद कार्यक्रम चलाया, पहले जिला लेवल पर चलाया, जिले पे वहां के व्यापार मंडल, वहां के जो कृषि मंडियां हैं, वहां के जहां पर ज्यादा लोग हैं जिनसे की रिश्वत मांगी जा सकती है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे हमने अलग अलग जाकर के और उनके साथ कार्यशालाएं आयोजित की। हमारे अधिकारी गए, हम खुद गए और उनसे कहा कि आपसे कोई पैसा मांगे आपको डरने की जरूरत। शुरू में उन्होंने कहा अरे साहब कौन पंगा ले, हमने कहा आप लो तो सही, हम आपका नाम भी उजागर नहीं करेंगे और हम करेंगे। तो धीरे धीरे सिलसिला चला, लोगों ने सूचना देनी शुरू करी, आईएएस पकड़े गए, आईपीएस पकड़े गए, चीफ इंजीनियर पकड़े गए, वाइस चांसलर्स पकड़े गए, बड़ी बड़ी संख्या में आरएस ऑफिसर, आरपीएस ऑफिसर्स, बड़ी संख्या में लोग पकड़े गए। न केवल मुकदमों की संख्या बढ़ी, ट्रैप की संख्या बढ़ी, उसकी स्प्रेड बढ़ी, लेवल बढ़ा, अमाउंट जिसमें पहले पकड़ में आते थे, पहले 2-2, 4-4, 5-5 हजार में ट्रैप होते थे, हमने एक लिमिट से कम ट्रैप करना ही बंद कर दिया कि इससे कम करेंगे नहीं हम, उसको मतलब रिकॉन्सिलिएशन के लिए बुलाएंगे, कुछ इस तरह से करके करेंगे। तो संख्या बढ़ी और धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी बढ़ी तो और लोग आने लगे। तो जन संवाद कार्यक्रम हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलाया, फिर सब डिविजन लेवल पे चलाया, फिर तहसील लेवल पे चलाया। एक हमने फिर मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं गांव में गया, गांव में लोगों ने कहा यार तुम्हारी एसीबी का हमारे को क्या फायदा। तो हमने एक प्रोग्राम चलाया, सजग ग्राम योजना। हमारी बहुत बड़ी रीच नहीं थी, लेकिन हमने हमारी हर जिले में एक यूनिट थी, तो हर यूनिट ने 3-3 गांवों को गोद ले लिया। वो गांव जो थोड़े बड़े गांव हैं, वहां हम हर 15 दिन में जाते, सारे गांव वालों को इकट्ठा करते और सबको सौगंध खिलाते कि हम कभी किसी को रिश्वत नहीं देंगे, और उनको हमारे नंबर दे रखे थे कि आपसे कोई मांगे आप तो हमको बताओ, आगे हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम हर 15 दिन में कलेक्टर साहब से बात करके 4-5 विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को गांव में ले जाते कि भाई उनकी जो योजनाएं हैं वो गांव वालों को बताओ कि भाई आपके गांव के लिए हमारे पास ये योजनाएं हैं। फॉर्म भी ले जाते हैं, हम फॉर्म भरवाते उनसे। कई लोगों की वृद्धावस्था योजनाएं, वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करवा दी, किसी का कुछ कोई म्यूटेशन का काम नहीं था तो तहसीलदार जी को बुला के करवा दिया। तो अगर हम हमारी रीच उस ग्रास रूट लेवल पर कर दें और हम ये इंश्योर कर लें कि उस गांव का सारा काम बिना पैसे लिए हम 1 साल के पीरियड में या 2 साल के पीरियड में कर देंगे। हमको पता है कि उस गांव में कौन पात्र हो सकते हैं, उन पात्र लोगों को जेन्युइन लाभ मिल जाए, ये हमने प्रयास किया। पूरी तरह से सफल नहीं हुए, हमारी लिमिटेशन है, बट कुछ गांवों में हमारा काम इतना हो गया कि हमारे पास बहुत बड़ी लोगों की आने लग गई कि हमारा गांव भी इसमें शामिल करो, लेकिन हमारी लिमिटेशन थी कि हम ज्यादा शामिल नहीं कर सकते थे। तो सजग ग्राम योजना हमारी अच्छी पॉपुलर हुई। एक हमने ट्रैप के साथ भी, ट्रैप के बाद भी, फरियादी आता था ट्रैप करके और चला गया, फिर हम उसको भूल जाते थे, वो आता था तो हम उसको ज्यादातर एंटरटेन नहीं करते थे। अब इसमें हमने कर दिया कि जब तक तेरा काम नहीं होगा हम तेरे साथ हैं। तो हमारा वो अधिकारी उस जो ट्रैप होके जेल चला गया वो तो अलग बात है, उसके सीनियर अफसर के पास जाता कि भाई इनका 10 लाख का बिल पेंडिंग पड़ा हुआ जिसके लिए 10% मांग रहे थे, इन्होंने नहीं दिया तो ट्रैप करा दिया, अब आप उस बिल को क्लियर करो। उसमें हम पीछे पड़ते थे, जिला कलेक्टर से मिलते थे, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करके सारे सेक्रेटरीज को एक सर्कुलर जारी करवाया और चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से एक सर्कुलर जारी करवाया कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आ रहा है उस व्यक्ति की हेल्प की जाए और उसके वाजिब काम को पूरा किया जाए। देन एक रिवॉल्विंग फंड हमने सरकार से कह करके हमने स्वीकृत करवाया। जब आदमी ट्रैप कराने के लिए आता, किसी को पकड़वाने के लिए आता है तो उसके 20-50 हजार लाख रुपए वो फंस जाते हैं कोर्ट में, सालों लगते हैं निकलने में। तो हमने सरकार से कहा साहब की एक फंड बना दो, जो उस आदमी का पैसा कोर्ट में जमा हो रहा है हम उस फंड
उस रिवॉल्विंग फंड में से उसको वापस दे दें और कोर्ट से मिलेगा तो वापस इस सरकारी पैसे में आ जाएगा। तो उससे काफी ठीक हो गया, लोगों का जो पैसा अटका रहता था 5-5 6 6 साल वो जल्दी निकलना शुरू हो गया। और टाइम बाउंड डिस्पोजल, कोर्ट मॉनिटरिंग के लिए हमने कुछ ऑफिसर्स लगाए, हमारे ऑफिसर्स की रेगुलर ट्रेनिंग कराई, कुछ ऐसे अच्छे स्पीकर से जो इमोशनल लेवल पे उनको टच कर सकते हैं, हमने सीबीआई के ऑफिसर्स को बुलाया। तो उसका ये असर रहा कि सीबीआई की एसीबी की क्रेडिबिलिटी अच्छी हुई और लोग हमारे पास आने लगे। कुछ इश्यूज है जिनको कि मैं फ्लैग करना चाहूंगा। हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में कुछ छात्र आए एक बार कि हमारे को प्राइवेट बीएड कॉलेज में है हम, और हमारी हाजिरी पूरी करने के लिए बीएड कॉलेज के मालिक जो हैं वो 50,000 रुपए मांग रहे हैं। हमने पूरे साल हम नहीं गए वहां पर, अब हमारे एग्जाम, हमको कहा था अभी आने की जरूरत नहीं है आपको, तो हमने 3 लाख रुपए की फीस साल भर की शुरू में जमा करा दी। तो हमने ऐसे 1-2 लोगों को ट्रैप किया, लेकिन अब उनमें अभियोजन स्वीकृति कौन दे, क्योंकि वो तो वो सभी एक ही हैं उनके। तो जिसको भी हम लिखें उनके मालिक को अभियोजन स्वीकृति मना कर दे, और कोर्ट के अभियोजन स्वीकृति के बिना केस नहीं चलेगा। तो बहुत सारी लोक सेवाएं हैं जिसके अंदर की बड़े बड़े वेंडर्स हैं जो बड़ी लोक सेवाएं दे रहे हैं, उनके ऊपर कुछ न कुछ कहीं न कहीं पॉलिसी लेवल पर सोचने की जरूरत है, और उनके ऊपर भी कहीं शिकंजा कसने की जरूरत है। कुछ ऐसे करप्शन प्रोन डिपार्टमेंट, कुछ चीजें ऐसी आई पिछले 5-10 सालों में जिन्होंने की ऐसा बेड़ा गर्क किया। आपने बजरी का नाम जरूर सुना होगा, बजरी सैंड है जो कि कंस्ट्रक्शन में काम आती है, और ऐसी चीज है कि आप अगर उसको देख के हंसोगे कि इसने हमारी व्यवस्था को इतना करप्ट कर दिया कि और किसी की कोई फरियाद सुनना, किसी को रिलीफ पहुंचाना उसमें से तो दूर हो गए, सारे के सारे लग गए उस बजरी को निकलवाने में, क्योंकि एक ट्रैक्टर 2,000-5,000 देके जाता है। तो इसने भ्रष्टाचार के आयाम बदल दिए, जमीनों ने भ्रष्टाचार के आयाम बदल दिए। लोग जमीनों के आपस में जो डिस्प्यूट होते हैं उसमें लगे रहते हैं, और कहीं डिस्प्यूट में पड़े, एक प्लॉट मिल गया 2 महीने में, उसकी वैल्यू 40 लाख 50 लाख है। तो ये कुछ ऐसे करप्शन के आयाम शुरू हो गए जिन पर कि हम बहुत इफेक्टिवली, अच्छा इसमें सिम्बायोटिक रिलेशन है, आपस में है, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा जी, देने वाला राजी लेने वाला राजी, आप कैसे पकड़ोगे। तो ऐसे लोगों को हमने सर्वेलेंस करके पकड़ने की कोशिश की, बहुत सारे, ज्यादा तो नहीं, करीब इस पूरे 2.5 साल के पीरियड में करीब 30 के करीब केसेस हमने ऐसे किए, जब उनके ऊपर निगरानी रख के 1-to-1 आदमी लगा के उनके नंबर के ऊपर निगरानी रख के हमने देने वाले लेने वाले दोनों को पकड़ा, और अच्छे बड़े लेवल के पकड़े। लेकिन फिर सबने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली, अब सारे के सारे व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, फेस टाइम पे कॉल करते हैं, हम उनको कोई उनके ऊपर सर्वेलेंस नहीं कर सकते। तो ये कहीं देखने की जरूरत है कि इस लेवल का इंटरसेप्शन भी हो जिसमें कि हम व्हाट्सएप और फेस टाइम को भी कहीं न कहीं हम कर सकें। जो मैंने एक वर्ड यूज किया, अनडिजायरेबल कॉन्टेक्ट में दलाल, लाइजन वाले आउट्स, उनके ऊपर भी कोई बहुत बड़ा इफेक्टिव कंट्रोल नहीं कर सके। और ये एक एरिया ऐसा रहा जिसमें कि और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हमें इस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें कि भ्रष्ट आदमी अगर कहीं चले भी तो नीची नजर करके चले। आज अगर उसने किसी भी तरीके से पैसा बना लिया है तो वो रॉब करके चलता है अपने पैसे के तौर पे। और पहले कुछ ही समय पहले पर जो ऑनेस्ट लोग थे, चाहे भले वो फटे हाल हो, लेकिन उनका एक समाज में एक बड़ा इज्जत, बड़ी एक शोहरत होती थी। तो वो कुछ करने की जरूरत है कि हम उस वापस एथोस को वापस लेके आए। विटनेस प्रोटेक्शन की बात मैं निवेदन कर चुका हूँ, कोर्ट में डिलेज बहुत होते हैं, उसको भी एक जगह देखने की जरूरत है। प्रोसिक्यूटर्स की बात मैंने आपको निवेदन कर दी। इंटरनल विजिलेंस एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो हर अधिकारी का, हर हेड ऑफ डिपार्टमेंट का काम है। करप्शन रोकने का काम कभी भी सीबीआई का, एंटी करप्शन एजेंसी का, विजिलेंस ब्यूरो का नहीं रहा। वो तो एक
एजेंसी है जो कि बीमारी हो जाए तब उसमें काम करने के लिए है। हर विभाग के हेड का, हर मिनिस्ट्री के हेड का ये काम है कि वो अपने विभाग में सुचिता बना के रखे, साफ सुथरा बना के रखे, लेकिन उनका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। जब तक उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो कि आपके यहाँ पर चीफ इंजीनियर रैंक का अधिकारी 10 लाख लेते हुए पकड़ा गया और उसके बाद भी आप नाराजगी एंटी करप्शन के खिलाफ ही रख रहे हैं, तो ये गलत बात है। आपको ये देखना चाहिए कि वो इस लेवल पर क्यों पहुंचा, कि इतने बड़े विभाग का इतना बड़ा अधिकारी जिसका जिसका जुरिस्डिक्शन पूरा स्टेट का है, तो कहीं न कहीं हमको जिम्मेदारी, बिकॉज मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि करप्शन ट्रिकल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर टॉप पे आपने अगर अच्छा बिठा दिया तो उसके डर से ठीक है नीचे वाले कुछ छोटा मोटा कहीं न कहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होगा। अगर टॉप पे करप्ट हो गया तो हर आदमी को लाइसेंस मिल जाएगा कि अरे साहब क्या बात कर रहे हो, वो तो वही कर रहे हैं, तो हम बहती गंगा में हाथ धोना। मैं कहा यार तुम गंगा को भी बदनाम कर रहे हो जो कि हमारी पवित्र एक माता के बराबर है। तो इस तरह से करने की जरूरत है कि हम जो हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका विजन अगले 30 साल 50 साल का है, साल 2 साल का नहीं है, उन इंस्टीट्यूशंस पर हम नॉन इंटेग्रिटी के लोग बाग, नॉन एथिकल बैकग्राउंड के लोग बाग लगाएं तो शायद पार पड़ सकती है। मुझे इतना ही मोटे तौर पे कहना था। हमने हमारे ऑफिसर्स को मोटिवेट करने के लिए कुछ हमने उनका समय समय पर एक सिर्फ बुला करके सम्मान करना, उनको बिठा के ऑफिस में चाय पिलाना, कॉफी पिलाना और उनको एक उनके साथ फोटो लेके अपने ग्रुप में डाल देना, इस तरह का किया। उसका बहुत बहुत हमको फायदा मिला। हमारे कर्मचारी जो जो पहले एकदम एंटी करप्शन को एक बड़ा ड्राई सा डिपार्टमेंट मानते हैं, बहुत रूखा सा डिपार्टमेंट मानते हैं, लोग आना कम चाहते हैं, अब आने के लिए खूब लोग आने के लिए प्रेरित हो गए। तो इस तरह के छोटे छोटे इंसेंटिव्स हैं वो भी काम करते हैं। तो ये मैं मोटे तौर पे कहना चाह रहा था। बहुत बहुत आपका आभार सर, आपने बहुत डिटेल में सारी बातों को रखा। जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, उनके बारे में आपने बात की। और जो इनिशिएटिव लिए, बड़े नोवेल इनिशिएटिव भी हैं आपने, पर्टिकुलरली जो आउटरीच है पब्लिक तक वो शुरू करवाई, उनके बारे में बात की और उनके इम्पैक्ट के बारे में बात की। तो काफी है। अब इसमें एक तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जैसे एक सीबीआई है, तो चलिए सीबीआई में एक परमानेंट रिक्रूटमेंट है और कुछ लोग डेपुटेशन से आते हैं, लेकिन हमारा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो तो पूरा ही एक तरह से पुलिस विभाग का अंग है। तो वही पुलिस अधिकारी जो सीआई है, पहले थाने में है, वो चाहे बजरी का हफ्ता ले रहा है, चाहे कहीं और, ठीक है ना, स्ट्रीट वेंडर का हफ्ता वसूल कर रहा है, उसी का फिर ट्रांसफर हो जाता है तो एसीबी में। तो ओवरनाइट किसी का कैरेक्टर तो बदल नहीं सकता है। अच्छा, उसे ये भी पता है कि फिर मुझे कुछ टाइम के बाद वापस आके उन्हीं लोगों के बीच में काम करना है, तो मैं उन लोगों को कैसे ट्रैप करूंगा, क्या करूंगा। तो ये मुझे लगता है कई बार कि हमें पूरा, आपने जैसे कहा, विजिलेंस का, सर्विलियंस का, ट्रैप करने का, इसका पूरा एक एक सिस्टम, एक पूरा डिपार्टमेंट ही अलग से बनाना चाहिए, उसका अलग से ही रिक्रूटमेंट हो। इसमें सॉरी फॉर इंटरप्शन कुलदीप जी, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप इस तरह की एजेंसी में परमानेंट कर देते हो, सीबीआई का मेरा अनुभव यह है कि जो सीबीआई के परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, जो सीबीआई के डीएसपी रिक्रूट हुए, डीआईजी आईजी तक पहुंच गए, तो कहीं न कहीं इशू हो जाता है कि फिर वो एक उसको उसको अपना एक लेगेसी मानते हुए वो काम करते रहते हैं और वो साफ। तो हम वहां पर सिलेक्शन बहुत बहुत ठोक बजा के करते हैं। तो जो डेपुटेशन पे लोग जाते हैं वो अच्छी नॉन इंटीग्रिटी के लोगों को लेते हैं। इसी तरह से एसीबी में भी हमने सिस्टम तो ये कर रखा है कि बोर्ड बना रखे हैं जिसमें कि होम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स बैठते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड देखते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर रिकॉर्ड में लाल है उसको नहीं लेते, और उसका एक अच्छा रिकॉर्ड हो तो उसको लेते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव 35 साल का सीबीआई में मैं 5 साल रहा, ये है कि इन तरह की एजेंसीज में जो कि स्पेसिफिक काम करते हैं और बहुत एक तरह से दुश्मनी लेने का काम करते हैं, तो उसमें तो आप एक 3 या 4 या 5 साल के लिए डेपुटेशन पर ही रखिए, बस लीजिए आप भोग बजा के, बढ़िया अच्छे लोगों को लीजिए, वरना वो परमानेंट वहां हो गए तो वही दिक्कत की काम होगी। यहाँ भी हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत, हमारी प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग जो हमारे परमानेंट
एक एसीबी के नाम से ही भर्ती हो गए। दे आर द बिगेस्ट ब्लैक शीप ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी मनुष्य मनुष्य के स्वभाव की कमजोरी का आपने अच्छा उदाहरण दिया। हाँ शर्मा जी, आप पूछिए, परिचय देके, और किसी को चैट में आपने कुछ लिए वो प्रश्न भी मैं ले। मेरा नाम देवरत्न शर्मा है जी और सर। सन 76 से लेकर अभी तक मैंने एक बहुत बड़े प्राइवेट इंडस्ट्रियल ग्रुप से लेकर और एक राजनीति के शीर्ष तक का सफर देखा है और मैंने महसूस किया है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार ने अपने पांव बहुत अच्छी तरह से जमाए हुए नहीं है। आपके पूरे वक्तव्य में मुझे बहुत कई जगह आपकी व्यवस्था में नजर आई। आप बहुत कुछ करना चाहते थे, कर नहीं पाए, क्योंकि ऊपर से जिसे आपने कहा सेक्शन 17 पद का दुरुपयोग और साथ में प्रमाण की आवश्यकता। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। अभी 4 दिन पहले दिल्ली में एक घटना हुई, उसको सारे सीसीटीवी ने कैद किया। एक लड़का जो 40-50 बार किसी को हिट कर रहा, चाकू से, पत्थर से। उसके बाद वो जो क्राइम ऑफ वेपन जब तक अवेलेबल नहीं है तब तक कोर्ट में वो प्रूव नहीं कर सकता। इससे बड़ी ज्यादा और दयनीय अवस्था क्या होगी। जहां तक बात है कि देखिए, जिससे हम बात करते हैं साम दाम दंड भेद की, तो साम से शुरू होता है जब लोग आपको खुश करने की कोशिश करते हैं। किसी भी अधिकारी, किसी भी मंत्री या किसी भी जज के जन्मदिन पे, शादी की वर्षगांठ पे कोई भी जाता है, बधाई के साथ जब गिफ्ट देना शुरू होता है, वही त्योहारों पर, वही किसी न किसी जो हमारे अपने निजी फंक्शन है उसको पब्लिक फंक्शन बना के वो जो कमर्शलाइजेशन शुरू हो गया, कि आपको नहीं लगता वहां से शुरुआत है। जिस दिन मैंने किसी से एक पेन ले लिया मामला का, उससे मैं कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो गया और वो शुरुआत है। ऐसी ऐसी एक बहुत पहले फिल्म आई थी, आज से 40-50 साल पहले, घर घर की कहानी। बच्चों को दिखानी चाहिए किस तरह से रिश्वत के 10 रुपए भी आते हैं तो कितना बुरी तरह खटकते हैं। ये सब चीज शुरू होनी चाहिए घर से। जिस दिन आप, जहां तक एंटी करप्शन ब्यूरो और आपका जो अनुभव है वो साफ दर्शाता है कि एक सीमा तक आप काम कर सकते हैं। आप अपनी अपनी वास्तविकता उनको बता सकते हैं कि भाई ये है, लेकिन आपके पास जब तक अप्रूवल नहीं आता तब तक आप एक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई वरिष्ठ मंत्री, होम, आप पुलिस डिपार्टमेंट में रहे और आपको मालूम है कि मेरा गृह मंत्री बहुत ज्यादा करप्ट है, आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। आप गृह मंत्री हैं, आप कोई भी हैं, लेकिन आपको मालूम है चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट का बहुत करप्ट है, आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। मैं अगर हॉस्पिटल की बात करता हूँ, मैंने हॉस्पिटल्स की भी परचेजेस का भी काम देखा है, तो मैं जानता हूँ कई मेडिसिन ऐसी होती है जिसमें से 60-70% तक डिस्काउंट वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं। और इसी तरह से करप्शन, और उन डॉक्टर्स को जिनको 70% डिस्काउंट देते हैं और उनके जो विदेशी दौरे लगते हैं, आप क्यों अपेक्षा करते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा? वो क्यों नहीं हॉस्पिटल में हर एक, क्योंकि जो करोड़ों की मशीन खरीद के बैठे हैं, आपको आवश्यकता है या नहीं है वो तो आपको लिख के देंगे कि भाई आपको ये चेकअप कराना ही जरूरी है, नहीं तो आपकी जिंदगी, वी आर सॉरी, वी कांट हेल्प। तो इस प्रकार की जब चीजें हैं, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो का निर्माण करने के बाद उसको वो टूथलेस लगता है मुझे। कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि भाई मेरे बॉस ने मुझसे नाराज ना हो जाए। अगर आप और डीआईजी है तो आईजी का, आपको आपका डीजी का डर रहेगा कि भाई उनकी कोई विक्ट्री अगर तन गई तो मेरे को मेरा करियर तबाह हो जाएगा। मैंने 5 साल तक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में एक संस्था आती है, उसको मैंने देखा और मैं एक लाइन में उसको उसका उदाहरण देता था कि दिस डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर इज बीइंग रूल्ड बाय द वल्चर्स। ये राजनीति में भी देख रहा हूँ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम देखा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, आपकी व्यवस्था आप देख रहे हैं कि अगर आपकी 100 करोड़ की सेल एक नंबर में तो 200 करोड़ की 2 नंबर में। तो ये केवल सरकारी तंत्र के उसमें नहीं है कि कोई सरकारी आदमी रिश्वत ले रहा है। जो बाहर जो चल रहा है भ्रष्टाचार, मतलब पूरे आपने अपने अनुभव बताया, कहीं ना कहीं मन कुंठित रहता है कि इसको कैसे रोके। एक बात तो आती है कि हमारी पुरानी संस्कृति, हर व्यापार में, राजनीति में, सेवा में, सब में धर्म का कुट आवश्यकता है, कुट आवश्यकता है धर्म का। लेकिन धर्म में राजनीति, व्यापार नहीं होना चाहिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे क्लब करें
और इसका कैसे होगा। मैं तो अपने जो मन की वेदना है उसको बताने का प्रयास किया। नमस्कार सर, मैं आशुतोष मिश्रा हूँ। मैं पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया में एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम करता था और एंटी करप्शन इश्यूज पे काफी 15 सालों से काम करता रहा। जी हाँ। मैंने जो देखा अपने एक्सपीरियंस से, मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ सर आपसे। जैसे आपने 17A के अमेंडमेंट की बात कही और मुझे लगता है कि मेगा करप्शन जो है पॉलिसी लेवल पे आ गया। मैं सहमत हूँ कि आप कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक करप्शन आता है। तो सिर्फ 17A जैसे अगर सेक्शंस हैं हमारे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, तो हम पॉलिसी लेवल करप्शन तो कभी हम बिल्ड ही नहीं कर पाएंगे। जरूर कोर्ट्स के जजमेंट आए हैं जहाँ पे सैंक्शंस अगर टाइम बाउंड नहीं आता है तो आप मान के चलते हैं कि एक प्रिजम्पशन ड्रॉ किया जाता है कि आपको सैंक्शन दे दिया गया। कुछ ऐसे जजमेंट्स है बट क्लैरिटी नहीं है। तो सर मैं एक जानना चाह रहा था कि जो प्रेजेंट एक्ट है क्या वो सफिशिएंट है? पहली बात ये, जो अमेंडमेंट आया उसने इस पूरे एंटी करप्शन मैकेनिज्म या मूवमेंट को पीछे कर दिया। दूसरा सर मेरा क्वेश्चन इसी के साथ में जुड़ा हुआ, जो मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर इंडिया में कोई मतलब एक्ट नहीं है। एक शायद प्राइवेट मेंबर बिल कभी इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी होना कितना जरूरी है? पॉलिसी से ज्यादा मुझे लगता है कि कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन या स्टेट लेजिस्लेशन की जरूरत है या नहीं? थैंक यू। थैंक यू आशुतोष जी। आपने सही फरमाया। 17A जो जब आया तो शुरू में जब आया तब मैं उस टाइम एंटी करप्शन में नहीं था, मैं क्राइम ब्रांच में था, और उसको देख के मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा सेक्शन जो कार्रवाई का था वो रोक दिया गया है। शायद उसका पर्पस ये रहा होगा कि ऑनेस्ट ऑफिसर्स इसमें कहीं प्रोटेक्ट हो, लेकिन जो प्रक्रिया दी गई है अप्रूवल की वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड और ऐसी दी गई है, और अनरिटन डायरेक्शंस है कि नहीं देनी है परमिशन। तो मैं आपसे इसमें मोटे मोटे तौर पे ये एग्री करता हूं कि 17A से जो बड़े जो रैकेट वाले करप्शन है, जिसमें कि बड़े टेंडर में कहीं 1000 करोड़ 200 करोड़ में कहीं कुछ हेरा फेरी करके कर दिया गया है, उन पे जरूर असर पड़ेगा। लेकिन हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। अगर हम ये बात रेज करते रहेंगे समय समय पर आपके ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से और अलग अलग जगहों से, तो किसी दिन एक ऐसी आवाज जरूर आएगी, पहुंचेगी हमारी पार्लियामेंट तक कि हमें इसको कुछ ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि अभी तो लगता है कि उन्होंने पास कर दिया और इट हैज बीन टेकन वेरी वेरी कूलली बाय एवरीवन। इट हैज टू रीच टू द पार्लियामेंट that it is not okay to have this 17A in this form. You give protection to civil servants, that's very very important. लेकिन दूसरा, आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में ने अभी 2022 का जो मैनुअल बनाया है उसमें इसको इंक्लूड किया है अभी, और उन्होंने कुछ डायरेक्शंस जारी किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशंस को और उनके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को। स्टेट्स में अभी तक नहीं हुआ है, बट दिस इज अ बिगिनिंग, और ये एक अच्छी बिगिनिंग है। मैं एक केवड़िया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इस चीज के ऊपर काफी अच्छा एम्फेसिस दिया था। उसानास फाउंडेशन अभिनव जी, एएन पटवारी जेएन यहाँ तो रेड हो जाती है, इनको पकड़ लेते हैं। बट जनरली आप मुझे पता है ऐसे कितने केसेस है जिसके अंदर आईएएस आईपीएस सीनियर ऑफिसर जो हैं आईएफएस वगैरह जिनको पकड़ा गया और उसके बाद जिनको सजा हुई। मैं नाम ले सकता हूँ, कुछ नाम तो पब्लिक डोमेन में है इसलिए मैं उनका नाम ले सकता हूँ। कई सारे लोग पकड़े गए। एक थे हमारे नीरज पवन रहमतुल्लाह अलैह, 2 बार पकड़े गए लेकिन वापस उसी वो सम्मान के साथ उसी पोजीशन पर इंटैक्ट है। प्रिंसिपल सेक्रेटरीज पकड़े गए, अशोक सिंघवी जी थे, खान का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, वापस वो सर्विस में आए और उसी सम्मान के साथ इंटैक्ट हुए। अभी एक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पकड़े गए, एक उदयपुर में लेटेस्ट एक है जितेंद्र आंचलिया रहमतुल्लाह अलैह, वो पकड़े गए। और एक और चीज मैं बता दूं, राजस्थान ईसीबी के अंदर एक ऐसे डीआईजी हैं या हुए हैं जो मुझे लगता है लॉर्ड क्लाइव के बाद उससे बड़ा भ्रष्ट आदमी तो पूरे भारत में कहीं हुआ ही नहीं। दूसरी बात आती है कि अब ऐसा क्यों होता है? एक लड़का राजस्थान में आईएएस अफसर बना था, वो ग्राम सेवक था और वो आईएएस अफसर बना, और उसके बाद जगह जगह साहब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कहा कि साहब जो है ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है, देखो कैसे संघर्ष करके रोड लाइटों में पढ़ के और आईएएस बना, और बाद में उसने इतना मैसिव करप्शन किया, अभी भी सर्व कर रहा है। प्रश्न ये उठता है कि अब ऐसा होता क्यों? मेरा एक सिंपल सा आर्गुमेंट है कि हमारे सिस्टम में
लोक सेवकों के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एक सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी है उनके अंदर। देखिए ये एक बहुत गहरी समस्या है। राजनीति इस देश में बहुत नई व्यवस्था है। राजनीति को हम हद से हद 70 साल पुराना या मान के चले 95 साल पुराना मान सकते हैं, क्योंकि 1935 में जो इलेक्शंस हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके साथ ही एक तरह से मेजरली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई थी। बट जो लोक सेवा की जो परंपरा अभी हम देख रहे हैं, उसकी जितना भी जो कहते हैं उसमें जो मवाद पड़ गया है, जो बीमारियां हम देख रहे हैं, वो 1000 साल पुरानी है। मेजरली ब्रिटिश लेगेसी है ये, कॉलोनियल लेगेसी। आपके सारे इंस्टीट्यूशन, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आपका सिविल सर्विसेज हो, पुलिस हो, ये सिंपली वेस्ट है जो ब्रिटिश छोड़ के गए थे, और उसमें कुछ हद तक पुराना मुगल और इस्लामिक प्रभाव भी है। अब जब ये लोग सिलेक्शन इनका जब होता है, जब ट्रेनिंग में जाते हैं, वहां पर एक बात डाल दी जाती है कि साहब आप अवतार हैं, आप डिवाइन हैं, ऊपर से उतरे हुए हैं। तो अब जब ये मेंटेलिटी आ जाती है दिमाग के अंदर, तो फिर वो आदमी क्यों करप्शन नहीं करेगा? आप मुझे एक चीज बताइए, जब उसको पता है कि साहब सेलेक्ट होते ही एसपी बनते ही उसको सीधा डीजी बनना ही बनना है, उसके अगेंस्ट वो मर्डर भी करके आ जाए, उसका कुछ नहीं होना। केरला में अभी एक केस था, एक आईएएस अफसर, ही इज चार्ज ऑफ मर्डर, आदमी मारा है उसने और कुछ नहीं हुआ है, अपनी पोजीशन इंटैक्ट वापस लेकर के उसका कुछ नहीं होना है। आर्मी के अंदर जो प्रमोशंस होते हैं, एक आदमी जब कैप्टन बनता है, उसको कैप्टन से मेजर बनने के लिए एग्जाम देना पड़ता है, छोटी सी भी कहीं ऊंच नीच हो गई उसका प्रमोशन मिलता है। 90% लोग वहां पर या तो लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर हो जाते हैं, और कोई मेजर जनरल या ब्रिगेडियर बन गया तो एक्सेप्शनली टैलेंटेड। आप हमारे राजस्थान में देखें, हर थर्ड रेट से थर्ड रेट आदमी आराम से एडिशनल डीजी तक तो पहुंच ही जाएगा, और अगर एज उसके साथ में, तो डीजी उसको बनना ही बनना है। उदयपुर में जब कन्हैया की किलिंग हुई, तो उसने बकायदा पुलिस में आकर के रिपोर्ट, उसका मुझे थ्रेट आ रहा है, मुझे थ्रेट आ रहा है, लेकिन प्रशासन किसमें मौजूद था, उसके ठीक 3 दिन पहले की खबर है। यहाँ के टॉप लेवल के ऑफिसर्स, साहब जानते होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, शराबबंदी में वसूलियां कर रहे थे, और जो कंसर्न जो टॉप मोस्ट पुलिस चीफ थे, वो तो पहले भी उनका करप्शन का बड़ा एक गौरवशाली इतिहास है। अब दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये तो हुआ साहब कि हमें करप्शन की एक डेफिनेशन मान लिया कि किसी ने पैसा ले लिया, हाथ रंगे हो गए, वो करप्शन। लेकिन दूसरे जो अनकन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ करप्शन है, उसका आप क्या करें? एक छोटे से आप दफ्तर में जाइए, यूआईटी के अंदर, आप लीगल काम के लिए, आपको वो 1000 चक्कर कटाएगा। मेरे घर से मैं 20 किलोमीटर जा रहा हूँ, मेरा पेट्रोल जला जला करके, उस पैसे की भरपाई कौन करेगा? और दूसरी बात, हमने इतना इंस्टीट्यूशनल करप्शन कर रखा है। कल एक खबर थी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कि साहब हरियाणा सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए 2017 बैच के लड़के ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग करते करते उन्होंने पढ़ाई करके और इस बार आईएएस के अंदर ये रैंक निकाली। साहब वो ट्रेनिंग किसके पैसे से कर रहे थे, मैं ये जानना चाहूंगा। मैं ही टैक्स दे रहा था ना, मेरे टैक्स पेयर्स के पैसे से कर रहे थे। उसके बाद वो अगर आईएएस बन रहे तो वो बने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने, बट मेरा पैसा क्यों? मुझे मेरा पैसा देने का कोई शौक नहीं। एक एवरेज टैक्स पेयर की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से हजारों तरीके, आपने कहा ना कि सब लोगों में अवेयरनेस नहीं। एक मिनट ना, लोग कंप्लेन करते हैं, लोगों में अवेयरनेस भी है। आज मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कई सारे जो पढ़े लिखे नहीं, उनको भी पता है उनसे कौन गैरवाजिब पैसा मांग रहा है, लेकिन वो क्या करेंगे, वो आपके काम को ऐसा अटकाएंगे, फिर इसके बाद अब टाइम नहीं होता हम लोगों के पास कि हम जाकर के उसको कन्विंस करते हैं। और बहुत सारे काम होते हैं, या तो कोई आदमी मिशन बनाकर के सिर्फ यही करे कि कुछ करे, मतलब सिर्फ उसको वो हर आदमी कर नहीं सकता। देखिए अभिनव जी, आपने जो क्वेश्चन रेज किए हैं, मैं समझता हूँ आपकी बात को। आप एक एनर्जेटिक यंग आदमी हैं और आप बहुत कुछ देश के लिए कर रहे हैं, टेररिज्म के फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन हमें ये तो देखना पड़ेगा कि हमें सिर्फ दिखता है कि ये आदमी छूट गया, लेकिन हमें ये नहीं दिखता कि इसमें उसको किस उसमें से गुजरना पड़ा। मैं जो आपने कुछ केसेस बताए हैं, मैं उन सब केसेस के बारे में ये बता सकता हूँ आपको, कोई भी केस खत्म नहीं हुआ है। वो जो आप रहमतुल्लाह, जो भी नाम आपने पीछे आपने उसके एडजेक्टिव यूज किया, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ट्रायल, एंड आई एम श्योर कि वो बाइज्जत बरी तो नहीं होंगे। और क्या पकड़े गए, मैं आपको आइडिया होगा ही, जिले के कलेक्टर पकड़े गए, एक जिले के कलेक्टर पकड़े गए, दूसरे जिले के और कलेक्टर पकड़े गए, जिले में एसपी रहते हुए एसपी पकड़े गए, चीफ इंजीनियर वाइस चांसलर साहब आए थे 5 लाख में पकड़े गए। वो उन्होंने जिंदगी में कभी चोरों को थप्पड़ मारी होगी, खाई नहीं होगी, एक चाटा मारा, उनकी गेस्ट हाउस में 65 लाख रुपए और मिल गए। तो केसेस हुए हैं, बड़े हुए हैं, लेकिन वो कोई एक सेंस ऑफ अचीवमेंट या सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि जब तक हम
आम आदमी को एम्पावर करके और उससे ये कराते रहेंगे और उसको सपोर्ट करते रहेंगे और पकड़े जाएंगे और बड़े पकड़े जाएंगे। एंड आई थिंक दिस इज ए गुड बिगनिंग। तो हमें मतलब हमारी फेल्योर्स को देखते हुए हतोत्साहित नहीं होना है और हमें इस फाइट को आगे चला के रखना है। जो आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की मैं बिल्कुल मानता हूँ। जो मैं भी कई सारे प्रोग्राम्स में यही कहता हूँ कि वी हैव ओनली एंट्री सिस्टम, वी डोंट हैव एग्जिट सिस्टम। एग्जिट होना चाहिए। हर एक 10 साल 15 साल के बाद पता चलना चाहिए कि भगवान लाल सोनी तुम आए हो, तुमने इतने 15 साल में 58 लाख रुपए तनख्वाह ले ली, तुमने किया क्या ये बताओ। तो ये होना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन इसके लिए भी मोमेंटम बन रहा है, लेटरल एंट्री के मोमेंटम भी बन रहे हैं। आई थिंक फ्यूचर इज गुड, आगे ठीक होगा। हमें हमारी इस स्पिरिट को, फाइटिंग स्पिरिट को बचा के रखना है, आगे चलाना है। सुरेश कृष्णा जी। इसमें जो भ्रष्टाचार की जो नींव शुरुआत अगर अपन बात करें तो चुनाव, जब विधायक एक चुनाव लड़ता है तो वो 3 करोड़ से 10 करोड़ तक खर्च करता है। तो शुरुआत तो वहीं से हो चुकी। और विधायकों के हाथ में कोई बड़ा ट्रैप हुआ हो या होने की संभावना हो या बहुत कम देखी गई मैंने। मैं भी राजनीतिक परिवार से हूँ, व्यापारी भी हूँ। तो अगर उसको अगर चुनाव प्रणाली अगर निर्वाचन आयोग सही कर दे कि चुनाव में खाली टीवी प्रचार होगा तो भ्रष्टाचार 90% ही खत्म हो जाता है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, बाकी सारी बातें आप समझते हैं, सब बातें हो चुकी। धन्यवाद। आप जो कह रहे हैं मैं उससे पूर्णतया सहमत हूँ। रंजीत जी कुछ पूछना है आपको? जिस प्रकार से एसीबी में आपने अपना जो प्रभावी कार्यशैली को बताया और जिस प्रकार से एसीबी को आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास किया, वो काबिले तारीफ है। शायद किसी डीजी ने आज तक एसीबी को इतना प्रभावी बनाने के इस तरीके की योजनाएं संचालित करने का कार्य किया हो। लेकिन मेरा एक प्रश्न, एक छोटा सा निवेदन है। मैं बहुत सारी बातें हो चुकी है, उसमें मैं बात नहीं करना चाहूंगा। कुलदीप जी भाई साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि ये करप्शन का कीड़ा जो है भाई साहब, ये एक आम आदमी से लेकर के उच्च अधिकारी, उच्च प्रतिष्ठित व्यापारी, हर एक लोक सेवक को पता है कि ये कीड़ा कहाँ है, इस कीड़े को किस प्रकार से संचालित किया जा रहा है। और एसीबी क्या, जो भी है गवर्नमेंट की एजेंसी है, सब जानते हैं कि ये कीड़ा कहाँ से चल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं जानते, लेकिन सिस्टम इस प्रकार का बनाया जा चुका है कि इस सिस्टम के तहत रह करके, अभी जैसे भाई साहब ने बताया था, इस सिस्टम के तहत रहते हुए सबको पता है कि हमारा कुछ नहीं होगा। अभी आपने बताया हुकुम के कोई भी केस विड्रॉ नहीं हुआ, शांति भाई साहब ने जो बोला था कोई भी केस विड्रॉ नहीं हुआ। लेकिन जो सिस्टम है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था इतना सॉलिड केस था और वो न्यायपालिका में जाके खारिज हो गया। तो ये जो सिस्टम है, इसमें कुछ ऐसा हो हुकुम के अगर एक लोक सेवक के दिमाग में यह भय व्याप्त हो जाए कि मेरी जो भी वर्थ है, जो भी मेरी इनकम है, उसको कोई न कोई ऑब्जर्व करने वाली एक सॉलिड एजेंसी है, वो कभी भी कुछ भी किसी भी समय आकर के मुझे ऑब्जर्व कर सकती है। वो भय जब तक उसके अंदर नहीं होगा तब तक उसके पास 100 रास्ते हैं। मैं आपको छोटा सा निवेदन करूंगा, मैं किसी विभाग पे नहीं जाऊंगा। आप देखिए, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे ये रजिस्ट्री विभाग हो, चाहे आरटीओ हो, चाहे ये न्यायपालिका हो, चाहे ये सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, चाहे ये लोकल एजेंसी जो नगर पालिका, नगर निगम, ये जो प्राधिकरण वगैरह जो भी हो, सबके अंदर एक ऐसा नेटवर्क डेवलप है। अभी आपने दलाल वाला जो बोला था, तो वो दलाल इतनी प्रभावी भूमिका निभाते हैं, अधिकारी से लेकर के नीचे स्तर के पियोन तक उनकी भूमिका इतनी प्रभावशाली होती है कि उनके बिना वहां कुछ नहीं हो सकता। उन लोगों को, जैसा आपने बताया था, कुछ इस प्रकार का, जैसे एग्जिट पोल आता है आजकल, एग्जिट पोल हर चुनाव में एग्जिट पोल कितने प्रभावशाली साबित हो रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार की डिटेक्टिव एजेंसी हो जो बिल्कुल किसी लोक सेवक को, किसी को बताए बिना अपना कार्य करे और उस मुकाम तक पहुंचे कि हाँ, ये लोक सेवक जो है इस प्रकार से इसके पास इस तरीके की अर्जित संपत्ति है और वह संपत्ति निश्चित रूप से इसकी आय से कई सैकड़ों गुना ज्यादा है। जब तक ये व्यवस्था, जब तक लोक सेवक के मन में ये भय व्याप्त नहीं होगा कि जो कुछ भी मैं एसेट्स कर रहा हूँ वो एसेट्स मेरी आय से ज्यादा है, जब तक ये भय व्याप्त नहीं होगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। अपन विदेशी देशों का उदाहरण ले सकते हैं, विदेशों का, जहाँ करप्शन नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा पारदर्शिता है कि हर एक आदमी करप्शन करते हुए डरता है कि मेरे साथ कुछ भी एक्शन होता है तो मेरी जिंदगी भर की कमाई नहीं, मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए रंजीत जी, आपकी बात से मैं इस हद तक सहमत हूं कि हम
अभी हम रिएक्टिव मोड में हैं। हमारे पास कोई आएगा, कहेगा कि सो एंड सो पैसे मांग रहा है, तब हम जाते हैं और उसको पकड़ते हैं, कार्रवाई करते हैं, जिस तरह भी करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम जब तक प्रोएक्टिव मोड में नहीं होंगे, तो प्रोएक्टिव मोड के लिए हमें तो मतलब व्यवस्थाएं इस तरह से है कि बिना परमिशन के आप मूव नहीं कर सकते। तो इसको जब तक ये थोड़ा आम, क्योंकि इसकी जो इसका फैलावड़ा है ना, वो इतना ज्यादा है कि 100 रुपए इकट्ठे होने हैं, उसकी जगह तो 60 ही हो रहे हैं, 40 चीजें हो रही है, और उन 60 रुपयों को खर्च करना है हमको, तो उससे हम 60 रुपए का नहीं बल्कि 40 रुपए का ही सामान खरीद पा रहे हैं। और जो 100 लोग अच्छे लगने चाहिए उनमें से 40 ही लग पा रहे हैं। तो कॉम्प्लिकेट मिलाकर के व्यवस्था बहुत ही एक खराब स्थिति में जा रही है। लेकिन प्रोएक्टिव मोड में हम तभी जा सकते हैं जबकि ये एक जन आंदोलन हो, हर आदमी को लगे कि यार बहुत हो चुका, मेरे को हर काम के लिए, बच्चे के एडमिशन के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, एडमिशन कराने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई रिन्यूअल के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। मतलब उसको लगता है कि मैं घर से बाहर निकलूं और हर चीज के लिए, तो अभी तो एक्सेप्ट कर लिया गया, देर वक्त काम चलाओ। जब हम इस एक्सेप्टेंस को एक 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 पूरे नेटवर्क के साथ चैलेंज करना शुरू नहीं करेंगे, धीरे 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 धीरे, तब तक ये व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी, हम बात करते रहेंगे। और आशीष रंजन, आपका कुछ प्रश्न है? मैं आशीष रंजन सीतामढ़ी बिहार से हूँ सर। अभी पत्रकारिता का छात्र हूँ सर। मेरा प्रश्न यह था कि सर जैसे भ्रष्टाचार तो हर जगह है, लेकिन सर भ्रष्टाचार मेरे बिहार में जो है वो चरम सीमा पर है अभी वर्तमान समय में। तो सर भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की मदद से कैसे कम किया जाए इसको बिहार में सर? मेरे ख्याल से आशीष जी इस पे काफी सोनी सर ने उपाय बताए हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंस को वहीं के अधिकारी कुछ उसी को रेप्लिकेट करें। तो आपने अपने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर किया। मुझे लगता है कि क्योंकि आप अभी बिहार में आप अथॉरिटी नहीं है, तो आप अपने अनुभव से जो आपने कुछ बताया, मुझे लगता है वही सब कुछ वहां करने की जरूरत है। और भी वहां ऐसे ऑफिसर्स आए आके और इनिशिएटिव लें, कुछ काम करें, तभी हो सकता है। सोनी जी, आप कुछ ब्रीफली कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो आशीष जी आपको ये कहना चाहूंगा, आप तो 2 सबसे भ्रष्ट लोग हैं, उनके ऊपर फोकस कर लो, और वो जिन जिन से मांगते हैं उन पीड़ितों में से किन्हीं 2 पीड़ितों को आप वहां की विजिलेंस ब्यूरो, वहां की एंटी करप्शन से पकड़वाओ। आपकी बिहार की एंटी करप्शन काफी एक्टिव है और अच्छा काम कर रही है। तो आप तो अभी तो एक प्रोजेक्ट के रूप में ये ले लो कि जो आपके क्षेत्र में जहां आप पत्रकारिता कर रहे हैं, सबसे भ्रष्ट 2 अफसरों को चुन लो, और वहां आप थोड़ा जाकर के अपने जैसे खोजी पत्रकार के रूप में जाते हैं, उन 2 पीड़ितों को तलाश करो जो सबसे ज्यादा उनसे परेशान है, और उन पीड़ितों को एंटी करप्शन के किसी वरिष्ठ अधिकारी से जिस पे आपको विश्वास हो, उनसे मिला दो। आगे उसका परिणाम आप 1 महीने बाद बताएंगे तो सुखद ही होने वाला। सोनी साहब नमस्कार, मैं परशुराम चौधरी गांधीधाम गुजरात से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। मेरा असावरी गांव है आपके नजदीक में। अच्छा। और मेरा ये सवाल है सर कि जो अपना एसईबी के अंदर जो अभी ऑफिसर्स लग रहे हैं, उनको फील्ड में से लगा करके, जो फील्ड में अभी ऑफिसर लगे हैं उनको सारे वो हफ्ते हफ्ते सब समझते हैं, और उन्हीं अधिकारियों को एसीबी में लगा रहे हैं। तो एसीबी में फिर वो कैसे काम करेंगे? तो इसके लिए मेरा ये था कि इसके लिए कोई अलग से कैडर बनाया जाए, उसके लिए ईमानदार अधिकारियों को 360 डिग्री में वैसा कोई उपाय हो, तभी जाके इसमें अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ऐसा कोई सरकार को अपन सुझाव दे सकते हैं क्या? और दूसरा मेरा ये था साहब कि अपन लोक सेवक के खिलाफ तो कार्रवाई करते हैं और इनको पकड़ते हैं, परंतु जो अभी जैसे राजस्थान में आंधी तूफान आया, इतने बिजली के खंभे गिर गए। मैंने एक दिन से बात की तो 1000 खंभे गिर गए। तो ऐसी घटिया क्वालिटी के जो खरीद करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसा मतलब कभी सुना नहीं कि उन्होंने घटिया क्वालिटी का सामान खरीदा और बिजली के खंभे खड़े कर दिए। और प्राइवेट सेक्टर में अपन देखते हैं इतने मतलब की खंभे तार यूज करते हैं कि कितने सालों तक चलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। ये सवाल है जी। देखिए सर, जो परमानेंट कोई भी एजेंसी बनाना और उसमें लोगों को परमानेंट रखना, तो वहां क्या है कि जहाँ ठहराव होता है वहां पर
कुछ कुछ काई जमजाती खराब हो जाता है। तो होना तो ये डेपुटेशन चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि एसीबी में आने के लिए एक प्रोसेस बना हुआ है, एक बोर्ड बना हुआ है जिसमें चीफ सेक्रेटरी उसके चेयरमैन है और अधिकारी अधिकारी को जिनको जिनका नाम आता है, जो जो विलिंगली अप्लाई करते हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है। अगर उनके खिलाफ एक भी सजा है तो वो नहीं आ सकते और उनका इंटरव्यू होता है, उनसे सवाल जवाब पूछते हैं और फिर जब एक बार एसीबी में आ जाते हैं तो हम हमारे, जैसे मैं पुलिस में था तो मैं मेरे सारे एडिशनल एसपी, सारे डीवाईएसपी का इतना डिटेल एनालिसिस नहीं करता था। यहाँ में हमारे जो अफसर थे उनके कॉल डिटेल्स भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत मंगवाते, वो जहाँ रहते थे कभी कभी वहां पर कुछ सादा वस्त्रों में आदमी लगा करके किन से मिलने आ रहे हैं, तो उनके ऊपर तो थोड़ा सा नजर रखते हैं और जो ही पता लगता है कि ये आदमी गड़बड़ है तो उसको हम वहां से निकाल देते हैं। ये जरूर है कि जैसे एक बीच में एक भाई जी ने किया था कि एक जी लग गए थे, तो वो सीनियर लोग होते हैं, वो तो सरकार के यहाँ से लगते हैं, बट जो आईओ है, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, वो ठोक बजा के जो भी राजस्थान पुलिस में मान लो 1000 एडिशनल एसपी है तो जो टॉप 10, 15, 20 है उनको ही लेते हैं। तो उसमें तो काफी ठीक स्थिति है और उनके ऊपर नजर भी रखते हैं, उनका कॉल डिटेल्स का एनालिसिस करते हैं, उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस एनालिसिस करते हैं, वो कहीं कोई छोटा मोटा कौन किससे मिल रहे हैं इसके ऊपर भी थोड़ा नजर रखते हैं, तो थोड़ा तो रखते हैं। आपने जो दूसरी बात कही कि घटिया क्वालिटी का सामान आ जाता है, तो उसमें एक हमारी चीज होती है जिसको बोलते हैं जॉइंट सरप्राइज चेक। जैसे मान लो वो सारे टूट गए तो उसके बाद हमारे पास एक प्रोविजन है जो पहले हम किया करते थे, 17A के बाद हम उसको ज्यादा नहीं कर पाए, कि जहां कहीं खराब क्वालिटी है तो हम उस विभाग के क्वालिटी कंट्रोल के आदमी को, अफसर को और वहां के विजिलेंस के अफसर को मिलके और एसीबी, ये तीनों जाकर के और ऐसे 50 और खंभों की जाके जांच करेंगे, सरप्राइज चेक करेंगे कि भाई वो तो टूट गए, वो तो कहते थे अभी बहुत बहुत आंधी आ गई, क्या करें, आंधी में गिर गया नेचर की वजह से। तो अब जो मौजूद है उनमें से 100 खंभों की हम सैंपल चेकिंग करेंगे और वो अगर खराब मिलते हैं तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। ये कार्रवाई करते हैं हम कभी। आशुतोष अग्रवाल जी ने कमेंट किया, आई थिंक करप्शन इज द नीड ऑफ सम and hardly anyone who met us want to eradicate it. This is a general perception। एक कमेंट किया उन्होंने कि भाई ये कुछ लोगों की एक तरह से उन्होंने बना लिया, कोई छोड़ना नहीं चाहता, खत्म नहीं करना चाहता। जगदीश सिंह जी का कमेंट है, थैंक्स फॉर वंडरफुल सजेशंस टू eradicate corruption, but how would you implement them? We need appropriate legislation for that। उन्होंने कानून की बात की, आपने भी उन्हीं के बारे में बताया कि भाई कुछ कानून है जो कई बार हाथ बांध देते हैं, अगर वो कानून थोड़े और क्लियर हो। So this seems to be almost impossible। We seldom elect the righties for this exercise। Another point was how would we recruit men of integrity at the top levels of administration? Most of them are elected officials। So how would we stop the corrupt? Again, like more of political comment, stop the corrupt from coming to the decision making। The point Chitresh Soni ji ka hai, prosecution section is generally not given for higher officers। Jagdish ji ka फिर एक comment है, you say democracy is maturing, is it so? The number of allegedly criminals is increasing in our legislatures। How come we are electing such elements if democracy is really maturing? The root cause of corruption is that in post-colonial India we have not made laws friendly to our dharma, justice, humanity। We have continued the archaic feudal colonial laws। We need men of integrity in our political commands at the center and the states to scrap them। ये अच्छा comment किया आपने। मनोज मिश्रन जी ने कमेंट किया, एक्सीलेंट, वेरी नॉलेजेबल सेशन। घटिया टाक हेमंत जी का कमेंट है, ऑफिशियल्स इंडल्ज इन करप्शन मोस्टली ओइंग टू पॉलिटिकल एलिजेंस एंड द कट गोज टिल द पॉलिटिकल लीडर। हाउ दैट कुड बी शुड बी एड्रेस्ड एज पॉलिटिकल लीडर इन पावर आर सो पावरफुल। सो अगेन लाइक ये भी है पॉलिटिकल और ये सब इश्यूज हैं, लेकिन कई बार मेरा ये मानना है कि आपने जैसे रिक्रूटमेंट की बात की, अगर रिक्रूटमेंट ही वो नकल मार के आया है, पेपर आउट करवा के आया है, पैसा दे के आया, पैसा दे के पेपर खरीदा है, या बोर्ड में उसमें सिलेक्शन में कहीं उसने सिफारिश करवाई है, पैसा दे के आया है, तो एक तो वो। और आप दूसरी जो मुझे लगता है इसमें दो रूट कॉज हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि भाई प्रॉपर्टी को सीज करने का कानून है लेकिन अप्रूवल नहीं आती। मुझे लगता है एक कानून की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो यह है कि भाई उस करप्शन के बेनिफिशियरी कौन है उनको भी आपको अक्यूज बनाओ। अगर उसकी पत्नी, अगर उसका बच्चा फॉरेन में पढ़ रहा है, 50 लाख की फीस लेके गया है, वो करप्शन की इनकम है। जैसे चोरी का माल है, मतलब एक आदमी चोरी करके लाए,
वो 10 लाख रुपए चोरी करे और 2.5 लाख रुपए वो 4 अपने दोस्तों को बांटते हैं, तो पुलिस उन चारों को पकड़ती है। तो ये चोरी का तुमने कैसे बांटा? लेकिन करप्शन में हम नहीं करते, हम सिर्फ सरकारी कर्मचारी को पकड़ते हैं, उसके जो बेनिफिशियरीज हैं, कि उसका बच्चा है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके भाई हैं, उसके दामाद हैं, वो जब तक हम नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि करप्शन रोकना आपके पास है तो एक ही उपाय है कि भैया आपने प्रॉपर्टी अर्जित की, इसके बेनिफिशियरी कौन है, उन सबको भी को अक्यूज बनाया जाएगा। बिल्कुल। यू डू इट, एकदम से फर्क आ जाएगा कि साहब मैं तो जेल जाऊंगा, मेरे बेटे बेटी को पकड़ लेंगे, दामाद जी को पकड़ लेंगे, मेरे बूढ़े माँ बाप को पकड़ लेंगे, बोलेंगे जी आपने भी बेनिफिट लिया, आप ये घूम के आए हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, बड़ी महंगी कार में घूमते हो, कहाँ से आया पैसा? तो ये कानून की बहुत जरूरत है। हम तो चलिए उसके लिए सजेशन करते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे लग रहा है कि पब्लिक की तरफ से जब तक प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि अल्टीमेटली कोई आदमी वो सोचता है यार मैंने 10 करोड़ कमा लिए, मैं 2 साल जेल में भी रह लूंगा तो क्या मेरा परिवार तो सारे सुखी हैं, आराम से बैठे हैं, वापस आ जाऊंगा 2 साल के बाद, क्या फर्क पड़ता है? या 2-3 साल सस्पेंड भी हो गया तो फिर मुझे सैलरी पूरी मिल जाएगी, फिर मैं वापस जॉब में आऊंगा, बाकी परिवार तो आराम से बैठा है। तो परिवार को जब तक आपको एक कर्मचारी को सस्पेंड कर देते हैं, फिर उसको आपने जैसे कहा लीगल प्रोसेस इतना लंबा सब कुछ चल रहा है, बाकी परिवार तो आराम से बैठा है, वो तो पूरा एंजॉय कर रहा है। तो अल्टीमेट करप्शन कर भी कौन रहा है? वो अपने लिए तो कर ही नहीं रहा है, करप्शन तो वो अपने परिवार के लिए कर रहा है, अपने दोस्तों के लिए कर रहा है, उनको पार्टी दे रहा है, उनको एंजॉय। सो वी नीड टू समवेयर, आई थिंक मुझे लगता है आप भी अगर कहीं फोरम पे बोले आगे, तो वही सबसे बड़ा जो डेटरेंट होगा वो ये होगा कि आप बेनिफिशियरीज को भी को अक्यूज बनाओ, ये अगर होते ही सबसे बड़ा डेटरेंट आएगा। बाकी कुछ अच्छे कमेंट्स आए, एक देसल जी का कमेंट है, क्वेश्चन है, व्हाट इज पर्सनल experience of Sony's the question is, isn't it difficult to maintain integrity while remaining in the system, especially balancing professional success and integrity? He's an young IAS officer, so वो पूछ रहे हैं कि भाई सिस्टम में रहते हुए आप कैसे प्रोफेशनल सक्सेस को भी मेंटेन करना है, इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करना है, तो आपका इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है? वो अपने गाइडेंस के लिए आपसे सवाल किया उन्होंने जी। देखिए, इसमें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सक्सेस को आप अपने हिसाब से डिफाइन करें। मैं अगर सक्सेस को ये मानूं कि मुझे किसी भी तरीके से हाईएस्ट लेवल पर पहुंचना है या सो एंड सो जगह पे पहुंचना है, तो मैं सोचता हूं कि वो फिर सक्सेस जो है ना वो एट ए कॉस्ट होगी। सक्सेस ही है कि इसलिए मैं कहीं कॉलेज स्कूल में बच्चों में जाता हूं तो मैं ये कहता हूं कि भाई सफलता को आप अपने लेवल पे डिफाइन करो। अगर आप सफलता मानते हो कि किसी भी तरीके से मुझे टॉप पे पहुंचना है, वो सफलता नहीं है। खुश रहते हुए, अपने अंदर की आत्मा को सही रखते हुए, अपनी आत्मा को बिना मारे हुए अगर आप खुशी खुशी जहां भी पहुंचते हो और वहां आप उसको एक सबके सामने कह सको कि हाँ आई हैव दिस, तो वो सक्सेस है। जिसको आप छुपा के कहीं चोरी छुपे जेब में पीछे ले जाकर के कहीं रखो और उसका कहीं नाम भी किसी और के नाम और कुछ और, तो वो सक्सेस नहीं है। तो मैंने ये महसूस किया है कि कई बार हम कुछ डिजायर्ड जगहों पे जाने के लिए, कुछ डिजायर्ड प्लेसेस को लेने के लिए हम मरने लग जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप वहां कहो कि नहीं भाई मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ यहाँ पर जहाँ हूँ, मैं इस कॉस्ट पे वहां नहीं जा सकता, तो आई थिंक आई रेट दैट एज ए सक्सेस। हर आदमी की अपनी अपनी है। पॉलिटिकल अपनी डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है। मैंने इस कंटेक्स्ट में कहा था कि कभी आप सोच सकते थे कि हम अपने हाथ से किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर देंगे और वो चालू हो जाएगा? हम बच्चे थे, हमें हमारी 10th की मार्कशीट को अटेस्ट कराने के लिए कहीं जाना था, किसी गजेटेड अफसर के पास। पहली बार गांव में रहते थे, जोधपुर में पढ़ते थे, तो वहां किसी के पास चले गए, उन्होंने भगा दिया, मैं किसी को तुमको जानता ही नहीं, मैं अटेस्ट कैसे करूं? और साहब हमारी ओरिजिनल मार्कशीट देख के करना है। तो कितना एक मैच्योरिंग हमारी डेमोक्रेसी का ही ये उदाहरण है कि आरटीआई आई, ऐसे कई सारे फॉरवर्ड लेजिस्लेशंस आए जिससे कि आम आदमी को एम्पावर हुआ। बहुत सारी चीजें और आनी बाकी हैं। तो मैं उस एंगल से मैंने कहा था पॉलिटिकल मैच्योरिटी का। आपका जो सजेशन है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिन्होंने भी काम में लिया है उनको मुझे मनाना चाहिए, बहुत बहुत अच्छा सजेशन है। और ये मैं सोचता हूँ कि हम आगे फोरम में जहां भी है वहां चलाएंगे। इस तरह का मोमेंटम बनना चाहिए कि भैया तुम
जिस इलीगल मनी से आप फ्लरिश हुए हो, तो जो जो इसके डिविडेंड्स लेने वाले लोग हैं, दे शुड आल्सो बी मेड एक्यूज्ड। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारी कलीग का है कि यू स्पोक अबाउट विटनेस प्रोटेक्शन बट वी हैव अ विशन ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट बट स्टिल डू नॉट सी पीपल कमिंग फॉरवर्ड टू एक्सपोज करप्शन। व्हाट आर द गैप्स इन दिस लॉ एंड व्हाट कुड बी डन टू एड्रेस द गैप्स? अच्छा क्वेश्चन है इनका। विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट है, वहां पर सीबीसी ने इसको अमल किया है। इसके जब ये बन रहा था, बात हो रही थी, तो हम भी उस डिस्कशन में कहीं ना कहीं इस तरह से थे। लेकिन विटनेस प्रोटेक्शन अभी तक हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशनली नहीं काम कर रहा। बाहर विदेशों में ऐसा होता है कि कोई भी आदमी कोई इंपॉर्टेंट केस का विटनेस होता है, ये पता लगता है कि इसको कहीं ना कहीं थ्रेट हो सकती है, तो यहाँ तक कि उसकी ऑफिशियल आईडी चेंज की जाती है और उसको दूसरी आईडी देकर के किसी और हैबिटेशन में उसको एडजस्ट वहां रखवाया जाता है। उसकी सर्विस में मेरा नाम आज भगवान लाल सोनी है, मुझे किसी से बहुत बड़ा खतरा है, तो मुझे कुलदीप सिंह बिश्नोई नाम रख के मेरे को आईडी मिल जाती है और मुझे कहीं और जगह सेटल करा लेते हैं। ऐसे इसके और भी कई सारे इसके फैसेट्स हैं, वो हमारे यहाँ पर अभी नहीं है। हमारे यहाँ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम किसी थोड़ी सी फॉर्म में कहीं आई है, बट इसका एक वाइडर जो लेजिस्लेशन बनना चाहिए, वो अभी हमारे यहाँ बहुत प्रिमिटिव स्टेज पर है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये था कि जिस व्यक्ति ने हमारे को, जिसके सामने रंगे हाथों हमने पकड़ा और उसको हम लेके गए साथ में, और उसके सामने हुआ, उसका वीडियोग्राफी है, उसका फोटोग्राफी है, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है कि उसकी प्रेजेंस वहां पर थी, वो अगर वहां पर जाकर के और किसी प्रेशर के अंदर हटता है, पीछे हटता है, तो वो इसलिए हटता है कि उसको या तो कोई थ्रेट है या बड़ा एल्योरमेंट है। तो इन थ्रेट से और एल्योरमेंट से उस विटनेस को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, इसके ऊपर एक बड़ा एक्सरसाइज, बड़ी एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए। विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भी बहुत फुल प्रूफ एक्ट नहीं है, बट फिर भी एक नई अच्छी बिगिनिंग है, जिसमें कि उसको काफी अच्छे से मेरे हिसाब से प्रोपगेट करने की कोशिश की गई। हालांकि अभी बहुत ज्यादा इसको इम्प्लीमेंट कहीं ज्यादा किया नहीं गया, बट इट्स अ गुड बिगिनिंग ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन, बट वी नीड टू डू मोर। एंड टू बिगिन विद हम शुरू कर सकते हैं कि जो बड़े केसेस हैं, जिसमें कि हमने बड़े सार्क को पकड़ाया, या कोई नेशनल सिक्योरिटी का कोई प्रकरण था, कोई टेरर का प्रकरण था, और उसमें किसी ने विटनेस के रूप में हमको हेल्प किया, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए तो हमें जरूर कोई स्कीम बनानी चाहिए। थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया विषय पे बहुत अच्छी गहरी जानकारी दी। आपका व्यक्तिगत लंबा अनुभव रहा और कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स के बारे में आपने बताया, प्रश्नों के आपने जवाब दिए। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं आज सभी ने धैर्य से सुना और बहुत अच्छे कुछ प्रश्न भी थे, कुछ कमेंट्स भी थे। क्योंकि करप्शन का मुद्दा ऐसा है कि सबको हैरान करता है, परेशान करता है, और कई बार तो यह भी होता है कि जो करप्ट होते हैं वो खुद भी बोलते हैं कि यार करप्शन बंद होना चाहिए। तो वो क्यों बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, कुछ हो सकता है ये हमारा माया का युग है, इसमें मटेरियलिज्म और सारी जो आपने जैसे सक्सेस की बात कही, तो सक्सेस वस्तुओं से देखी जाती है कि आप किस कार में घूमते हैं, कितना बड़ा आपका घर है, कौन सा आप मोबाइल चलाते हैं, कितनी ज्वेलरी आपके पास है। तो ये सब वस्तुओं से अगर सक्सेस मानी जाएगी, मटेरियल से अगर मानी जाएगी, भौतिकवाद से, तो इसमें फिर आदमी जायज नाजायज मुझे लगता है हर तरीका अपनाता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ हमेशा रहा कि भाई धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और उसमें भी कर्म की जो कि भाई कर्म का फल मिलता है, तो कहीं ना कहीं इंसान को ये डर भी खत्म हो गया कि यार कुछ भी करो ना, कोई ऐसा ईश्वर का कोई डंडा पड़ता नहीं है, कुछ नहीं होता है, आप तो चोरी करो, लाइफ को एंजॉय कर लो। तो ये भाव जो आया, और उसको मुझे लगता है हमारे धर्म की भी कमजोरी है, समाज की भी कमजोरी है, वैल्यू सिस्टम भी कमजोर हुआ। हमने जो पश्चिम की तरफ उतना अंधाधुंध देखना शुरू किया, और वहां सब कुछ जो एक अपने जीवन का एक ही जीवन है और इसको एंजॉय करो, ये जो कॉन्सेप्ट आया कि भाई इसको आप जैसे भी करके एंजॉय करो, तो एंजॉय करो तो मतलब आपके लिए कोई ना तो नैतिक मर्यादा कुछ है, ना आपके लिए कोई जिसको कहते हैं कानून कायदा, दूसरी चीजों से आपको डरना है, ईश्वर से कुछ आपको डरना है, सिर्फ आपको अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है। आपको येन केन प्रकार कुछ वस्तुएं जुटाइए और अपना भौतिक जो सुख है, शारीरिक सुख है, वो ज्यादा से ज्यादा जुटाइए। तो मुझे लग रहा है
इसके सामाजिक एस्पेक्ट हैं, आध्यात्मिक धार्मिक एस्पेक्ट्स हैं। कानूनी एस्पेक्ट्स तो तब आते हैं कि जब कोई शिकायत करे या कोई सामने दिखे। लेकिन जब अगर हम टोटल वर्कफोर्स को बात करें तो मेरे ख्याल से राजस्थान में अकेले में ही लाखों कर्मचारी हैं, देश भर में देखें तो करोड़ों कर्मचारी हैं। और करोड़ों में से मेरा ये मानना है कि सिस्टम का करीब करीब 75% है वो ईमानदार लोग हैं। इसलिए भी ईमानदार हैं उनमें से 50% की उनको मौका नहीं मिला, लेकिन 25% मौका मिलने के बावजूद भी ईमानदार है। लेकिन बाकी की जो 25% है वो करप्शन कर रहे हैं, तो उनके करप्शन को रोकने के लिए उनकी शिकायत मिले, प्रूफ मिले, प्रोसेस मिले, ये सब तो बहुत बड़ा है। लेकिन हम कहीं भी अकेले में भी बैठे होते हैं, किसी के घर जाते हैं, वहां अगर मान लीजिए कि 2 रुपए भी अगर फ्लोर पे गिरे हुए हैं तो हम नहीं उठाते हैं। इसलिए नहीं उठाते, हमारा एक वैल्यू सिस्टम होता है। तो वो जो वैल्यू सिस्टम जब आएगा तो मुझे लग रहा है कि सारी समस्या का समाधान होगा। तो सामाजिक जागरण, सामाजिक जागृति और ऐसे कर्मों को, ऐसे व्यक्तियों को घृणा भाव से देखना, वह जब शुरू होगा। आपने कहा कि भाई समाज में तो ऐसे लोगों का अब तो ये हो गया कि जेल से छूट के आता है तो समाज उसको ढोल थाली बजाते हुए स्वागत करते हुए लेके जाता है, जैसे कोई नायक परमवीर चक्र प्राप्त करके आया है। तो ये जो प्रवृत्तियां बन गई है समाज में कि कैसे भी करके आर्थिक रूप से जो सक्षम है, कैसे भी, और भ्रष्टाचारी आदमी है, किसी सामाजिक कार्यक्रम में आता है, 5 लाख रुपए डोनेट करता है तो उसको सर पे बैठा लेते हैं। यह कोई नहीं पूछता कि भाई आपने ये कमाया कैसे, आप अपराधी हो, आप नशे के तस्कर हो, और आप कैसे पैसा कमाते हैं, लेकिन उससे किसी को मतलब नहीं है। तो ये जो हमारी सामाजिक पतन हुआ, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार को बढ़ाने में और उसको टॉलरेट करने में वो बड़ा कारण है। आपने बड़े उसमें विषय को गंभीरता से रखा, हमारे लोगों ने उसमें अपने कमेंट्स दिए, सवाल पूछे। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ। आपका बहुत बहुत सोनी जी आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।